स्टोन लक्ष्य की ओर चला गया। उसका लक्ष्य को भागने नहीं देना है और न ही वह सीधे तौर पर अपने गुर्गों से निपटने का इरादा रखता है। इस समय उसका लक्ष्य और केवल लक्ष्य को ही नुकसान पहुंचाना है। पाक! उसने उसके चेहरे पर एक और तमाचा मारा। लक्ष्य फर्श पर गिर पड़ा और भयभीत होकर स्टोन की ओर देखने लगा। तुम कौन हो? क्या तुम जानते हो कि मेरा भाई कौन है? क्या तुम जानते हो कि मेरे पिता कौन है? आखिरकार वह कुछ बोलने में कामयाब हो गया और जल्दी से धमकी देने लगा। हालांकि स्टोन को इसकी कोई परवाह नहीं थी। तुम मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो कि तुम्हारे भाई और पिता कौन है? क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें नहीं बताया, या फिर वह भी नहीं जानती कि तुम्हारे पिता कौन है? स्टोन ने कोई अपशब्द नहीं बोला, लेकिन उसके शब्दों में जहरीली मंशा साफ झलक रही थी। लक्ष्य क्रोधित हो गया। आप पाक! स्टोन के थप्पड़ से उसकी बात बीच में ही रुक गई। हालांकि इस बार प्यादों ने देखा कि स्टोन के थप्पड़ वाली जगह से एक बहुत छोटी और पतली लाल रंग की वस्तु उड़कर दूर जा गिरी। ये चमड़े की एक परत है और एक थप्पड़ से ये लक्ष्य के चेहरे से उड़ गई। ये जाकर उस नौकर पर जा लगी जो कुछ ही दूरी पर खड़ा था। कट चिकना था और यहाँ तक कि उस आयताकार परत की रूपरेखा भी इतनी सटीक और सटीक थी कि ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी मशीन द्वारा काटा गया हो। लक्ष्य को इतना सदमा लगा कि वह चीखना भी भूल गया। उसके फेफड़ों में हवा फंस गई और वह जोर से रोने भी नहीं दे रहा था। उसने देखा कि स्टोन का शरीर थोड़ा बदल गया। उसकी मांसपेशियां बदल गईं, वे सघन और दुबली हो गईं और यहाँ तक कि उसकी हड्डियों की लंबाई भी बदल गई। खास तौर पर उसकी हथेलियों की हड्डियां। जब उसने अपनी हथेली खोली तो बगल से देखने पर ऐसा लगा कि मानो कोई असली ब्लेड है और उसमें से आध्यात्मिक ऊर्जा निकल रही है। मुझे बचाओ कमीनो, तुम क्या देख रहे हो? लक्ष्य ने अपने अनुचरों पर चिल्लाया जो इतने स्तब्ध थे कि कोई कदम नहीं उठा पाए। जब उन्होंने ये शब्द सुने तो वे होश में आए और हमला करना शुरू कर दिया। अगले कुछ सेकंड पूरे दृश्य को देख रहे सभी लोगों को एक सपने की तरह लगे। स्टोन ऐसा लग रहा था जैसे वह रबर से बना हो, चाहे हमला कहीं से भी हो वह आसानी से चकमा दे देता था और सबसे बुरी बात यह थी कि वह जहां खड़ा था वहां से एक दो कदम भी आगे नहीं बढ़ पाया और उसने लक्ष्य पर हमला करना भी बंद नहीं किया। पाक पाक पाक! उसके द्वारा किए गए प्रत्येक हमले से उस स्थान की त्वचा की एक परत उखड़ गई जहां पर थप्पड़ लगा था। लक्ष्य लगातार चीखता रहा। वह दर्द बर्दाश्त नहीं कर सका। ये सबसे बुरी यातना थी जिसकी वह कल्पना कर सकता था। वह घुटनों के बल बैठकर अपने यातनाकर्ता से विनती करना चाहता था कि वह उसे अकेला छोड़ दे। एकमात्र समस्या यह है कि स्टोन उसे अपना सिर भी ऊपर उठाने देने का इरादा नहीं रखता। वह लगातार थप्पड़ मारता रहा और जल्द ही घाव इतने गहरे हो गए कि खून तेजी से बहने लगा। सबने देखा कि कैसे लक्ष्य खून की मोटी धार छोड़ते हुए आगे की ओर रेंगता हुआ चला गया। उसके महंगे कपड़े फटे हुए और फटे हुए थे। वह दर्जनों चोटों से लहूलुहान है। कुछ चोटें इतनी गहरी हैं कि हड्डियां दिखाई दे रही थीं। निशाना मुश्किल से उसकी जान बचा पाया। अब तक प्यादे वास्तव में सारी ऊर्जा खो चुके थे और थकाकर घुटनों के बल गिर पड़े थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि स्टोन ने सभी हमलों को कैसे चकमा दिया। उसने अपनी पीठ को अस्वाभाविक कोनों में मोड़ दिया। एक सेकंड में उसकी पीठ वहीं थी और अगले सेकंड में वह हास्यास्पद मोड़ के साथ गायब हो गई। जब वे हमला करते समय उसके हाथों या पैरों पर हमला करने की कोशिश करते हैं तो वह हमला करने के लिए अपने पूरे शरीर को एक अजीब कोण पर मोड़ लेता है। वह एक अजीब तरह से बनाई गई चिपचिपी कठपुतली की तरह है जो किसी भी तरह से वार कर सकती है। इन गुर्गों को ऐसा महसूस हुआ जैसे वे अपनी सटीकता का प्रशिक्षण ले रहे थे और उत्कृष्ट रूप से असफल हो रहे थे। लेकिन जब उन्होंने लक्ष्य की हालत देखी तो वे बिना किसी हिचकिचाहट के भाग गए। दोनों अलग अलग दिशाओं में भागे। उनमें से एक ने जाकर निकटतम शहर के पहरेदारों को ढूंढा और दूसरा पहरेदार के भाई को ढूंढने चला गया। स्टोन ने उन्हें जाते हुए देखा और सैम ने उससे कहा कि अगर वह अपने हमले में सफल हो गया तो कुछ ऐसा ही होगा। वह बिल्कुल भी घबराया नहीं, बल्कि उसने इंतजार किया कि वे इसे रोकने के लिए किसी को लेकर आए। वास्तव में उसने सोचा था कि वे पहले ही चले गए होंगे। शहर के पहरेदारों के पीछे गया नौकर पहले पहरेदारों को लाने में सफल रहा। उन्होंने स्टोन को घेर लिया और चिल्लाने लगे, रुको, तुम गिरफ्तार हो। स्टोन ने विरोध नहीं किया। उसने खुद को गिरफ्तार होने दिया और सहयोग किया। जब तक सिटी गार्ड स्टोन को न्यायिक कार्यवाही के लिए ले गए तब तक लक्ष्य का भाई आखिरकार वहां आ गया। हालांकि वह अपने भाई को वहां नहीं पा सका। शहर के गार्ड उसे इलाज के लिए ले गए। लक्ष्य का भाई अपने भाई की जांच करने गया। समय बीतता गया और कुछ ही घंटों में स्टोन परीक्षण के लिए खड़ा हो गया। सैम के निर्देशानुसार उसे केवल एक ही बात कहनी थी, मैं युद्ध द्वारा मुकदमा चलाने की मांग करता हूं। बस इतना ही कहना था और जो प्रवर्तक मुकदमे का फैसला करने और सजा सुनाने के लिए बैठा था उसने अब इस मामले की परवाह भी नहीं की। उन्होंने सिर्फ इतना पूछा कि क्या लक्ष्य वास्तव में स्टोन के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार होगा। ऐसा होने से पहले उन्हें उसके जागने का इंतजार करना पड़ा और तब तक स्टोन को जेल की कोठरी में रहना पड़ा। जेल की कोठरी की पाबंदी के अलावा उसके शरीर पर कोई बंधन भी नहीं है। सैम जो अंधेरे में से पूरी प्रक्रिया देख रहा था संतुष्टि से मुस्कुराया। मुझे भी चलना चाहिए। सैम को पता था कि अभी हालात इतने खराब नहीं होंगे, इसलिए उसने अपनी तरफ से भी योजना के अनुसार आगे बढ़ने का फैसला किया। अभी तक उसकी टीम पहले से ही आगे बढ़ चुकी है, वे पहले से ही मिशन पर हैं। यहाँ तक कि नोबल लीग ने भी अभी तक मिशनों को जमा करना शुरू नहीं किया है, लेकिन सैम की टीम पहले से ही आगे बढ़ रही है। सैम ने गैम्बलर अकादमी मिशन हॉल में प्रवेश किया। अपने बहुत से दोस्तों के विपरीत उसे इन मिशनों को चुनने में बहुत अधिक स्वतंत्रता है, क्योंकि वह अन्य श्रेणियों में भी मिशन पूरा कर सकता है। उनका पहला ध्यान इकट्ठा करने के मिशन पर है। सहायक पेशेवर विभागों में वरिष्ठों द्वारा रखे गए कई संसाधन इकट्ठा करने वाले मिशन हैं। वे उसे कुछ सिक्के देंगे। वे बहुत अधिक नहीं दे सकते हैं, हालांकि उनकी संख्या अधिक है, इसलिए वह बिना ज्यादा मेहनत के उनसे काफी ज्यादा सिक्के जमा कर सकता है। चूंकि उसके पास इतनी ताकत है कि वह इसे आसानी से खत्म कर सकता है। समस्या यह है कि वह एक ही समय में इतने सारे मिशनों के लिए साइन अप नहीं कर सकता और उसे उन्हें एक एक करके पूरा करना होगा। हालांकि जब सैम ने सूची देखी तो वह थोड़ा मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसका भाग्य सचमुच अच्छा है।
ऐसे कई मिशन हैं जिनके लिए वह साइन अप कर सकता है और उन्हें तुरंत पूरा कर सकता है क्योंकि उसके पास सामान जमा है। तो जब सैम ने पहली बार मिशन हॉल में कदम रखा तो उसने 10 संसाधन जुटाने के मिशन पूरे कर लिए। यहाँ तक कि रिसेप्शनिस्ट भी अवाक रह गया। सैम ने उन सभी वस्तुओं को याद कर लिया जिन्हें उसे इकट्ठा करना था और बाहर निकल गया। वह जानता था कि वह इनमें से ज्यादातर चीजें कहां से प्राप्त कर सकता है। बहुत सी चीजें तो बिना ज्यादा मेहनत के भी पैसे से खरीदी जा सकती हैं। इसलिए उसने संग्रह करना और उन्हें पूरा करना शुरू कर दिया। पहले ही दिन उन्होंने 25 मिशनों का अविश्वसनीय रिकॉर्ड बनाया। संसाधन जुटाने के मिशन पूरे होने के बाद सैम को एक विचार सूझा, इसलिए उसने नालन से संपर्क किया और उसे तुरंत अंजाम देने के लिए कहा। इस बीच उसने दूसरे तरह के मिशनों पर ध्यान केंद्रित किया। कुछ शिकार मिशन हैं, कुछ मिशन सहायक व्यवसायों में सहायता के लिए हैं, कुछ मिशन एस्कॉर्ट सेवाओं से संबंधित हैं, कुछ मैसेंजर मिशन हैं। सैम ने भेदभाव नहीं किया। जब तक वह इसे जल्दी से पूरा कर सकता था वह इसमें दिलचस्पी रखता था और मिशन करना शुरू कर देता था। भले ही सिक्कों के संचय ने उसकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित नहीं किया, लेकिन उसने बहुत सारे मिशन दूसरों से छीन लिए। ये कदम उठाए जा रहे हैं और अगले 2 सप्ताह में पूरा क्षेत्र हिल जाएगा। अगर अन्य क्षेत्रों में हब का निर्माण थोड़ा और तेजी से पूरा हो जाए तो इसका प्रभाव दोगुना हो जाएगा। सैम और उसके दोस्त मिशन से निपट रहे थे। स्टोन का ट्रायल खत्म हो गया था। उसने उस भाई को बुरी तरह हराया जिसने लक्ष्य के लिए चैंपियन की भूमिका निभाई थी। हालांकि यह कुछ हद तक एक करीबी लड़ाई थी, फिर भी वह जीत गया और अपनी बढ़ी हुई चिकित्सा के साथ वह पहले से ही सामान्य दिख रहा था जब वह अखाड़े से बाहर आया। उस रात तक पूरा ओलंपियन क्षेत्र कुछ अफवाहों से उबल रहा है। सबसे चर्चित खबर अभी भी हब के विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में है। किसी कारण से खबर फैल गई है कि हब ने नोबल लीग के साथ एक विशेष अनुबंध पर हस्ताक्षर करने पर सहमति व्यक्त की है। इसलिए इस तरह का भेदभाव दिखाने के लिए हर कोई हब से नाराज है। जाहिर है इस अफवाह को नोबल लीग के सदस्यों ने अच्छी तरह से स्वीकार नहीं किया, लेकिन फिलहाल वे चुप रहे। बाकी अफवाहें पहली अफवाह जितनी गर्म नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ हलचल मचाई। दूसरी अफवाह स्टोन और जियोस अकादमी के एक छात्र पर उसके क्रूर हमले के बारे में है। उसने उस व्यक्ति पर जानबूझकर हमला किया और मुकदमे के दौरान अपना बचाव भी नहीं किया। इस अफवाह के इतना प्रसिद्ध होने का कारण यह है कि समारोह के दौरान स्टोन की लड़ाई और पहले लक्ष्य के साथ उनकी लड़ाई के कुछ वीडियो लीक हो गए थे। इससे साफ पता चलता है कि वह एक काबिल आदमी है और उसे जियोस अकादमी से गंभीर शिकायत है। उसके बारे में यह अफवाह भी बहुत प्रचलित है कि उसने युद्ध के जरिए ट्रायल का विकल्प चुना है। इसकी तुलना में तीसरी अफवाह वास्तव में काफी अजीब है और यह विशुद्ध रूप से एक चिंगारी है जिसने शहर के लोगों में कुछ जिज्ञासा जगा दी है। यह मिशन पूरा होने की गति में तेजी के बारे में अफवाह है। न केवल व्यक्तिगत अकादमियों के मिशन बल्कि रियल मिशन भी अविश्वसनीय दर से पूरे हो रहे हैं। ये भी उन अफवाहों में से एक है जिसने नोबल लीग को परेशान कर रखा है। हालांकि उन्होंने तत्काल कोई कार्रवाई नहीं की। अगले 2 हफ्तों तक यही चलता रहा। मिशन पूरा होने की दर अब तक के सबसे उच्च स्तर पर थी। बेशक ये केवल ग्रेड 1 के छात्रों के लिए विशेष मिशनों पर लागू होता था। सैम और उनकी टीम सक्षम है, लेकिन ग्रेड 2 के विशेष मिशनों को लेने के लिए उन्हें ग्रेड 2 में भी होना चाहिए। यही एकमात्र कारण है कि उच्च श्रेणी के मिशनों को पूरी तरह अकेला छोड़ दिया गया। इन 2 सप्ताहों के बाद नोबल लीग ने एक और बैठक आयोजित की। स्थिति अच्छी नहीं लग रही है। रैंकर्स इन मिशनों से निपटने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? वे हर दिन कम से कम एक मिशन को उच्च कठिनाई के साथ पूरा कर रहे हैं और बीच में वे अन्य मिशन भी पूरा कर रहे हैं। संसाधनों को इकट्ठा करने का काम पहले कभी नहीं देखी गई गति से पूरा हो रहा है। सहायक पेशेवर अपने जीवन का सबसे अच्छा समय बिता रहे हैं। हमने वास्तव में थोड़ी देर से शुरुआत की। ये रैंकर्स और इन रैंकर्स की प्रशंसा करने वाले कुछ लोग अब सभी मिशनों को जमा कर रहे हैं। प्रतिस्पर्धा पहले से कहीं ज्यादा कड़ी है। चौथी कक्षा के एक वरिष्ठ छात्र ने तुरंत बोलना शुरू किया। सौभाग्य से ये वर्तमान में केवल प्रथम श्रेणी तक ही सीमित है और जैसा कि आपने उल्लेख किया है, इसमें रैंकर्स ही पागल हो रहे हैं। व्हाइट नाम का वह लड़का जो नए छात्रों में अनौपचारिक रूप से दूसरे स्थान पर था, उसने लंबे समय तक मिशन बोर्ड पर एक नजर भी नहीं डाली। आखिरकार कई प्रतिभाशाली लोग तब तक मिशनों की परवाह नहीं करते जब तक कि वे अगली कक्षा में आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे हों। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके सभी साथी ऐसा कर रहे हैं तो उन्होंने भी इसमें भाग लिया। हमारे प्रथम श्रेणी के छात्रों को हब में साप्ताहिक शुल्क का भुगतान करने के लिए पहले से ही अपनी बचत से पैसे निकालने पड़ रहे हैं। यह एक कठिन स्थिति होने जा रही है। एक अन्य वरिष्ठ व्यक्ति ने बात की। प्रश्न यह है कि उन्होंने ऐसा करना क्यों शुरू किया, वह भी वे मिशनों को इतनी जल्दी कैसे पूरा कर रहे हैं। यद्यपि बहुत से प्रथम श्रेणी के मिशन निम्न श्रेणी के दिव्य क्षेत्रों में होते हैं जहां सूक्ष्म विमान साधक बहुसंख्यक हैं, फिर भी उन्हें इन सभी मिशनों को पूरा करने के लिए यात्रा, जांच और योजना बनाने की आवश्यकता होती है। वे ये काम इतनी तेजी से कैसे कर रहे हैं? वे सभी प्रश्न पूछ रहे हैं, लेकिन किसी के पास कोई उत्तर नहीं है। कुछ अनुत्पादक पूछताछ के बाद क्रिस्टोस ने अंततः अपनी बात रखी। ये सभी प्रश्न हमारे लिए अप्रासंगिक हैं। एकमात्र संदेह जिसके बारे में हमें जागरूक होने की आवश्यकता है वह ये है, हमारे लीग सदस्य मिशन के लिए प्रयास कर रहे हैं क्योंकि हमें हब को साप्ताहिक भुगतान करने की आवश्यकता है। ये लोग भी यही कर रहे हैं और समय सीमा के अनुसार। हालांकि उन्होंने ही सबसे पहले ये काम शुरू किया था, लेकिन उन्होंने ये काम हब के साथ हमारे सौदे पर हस्ताक्षर होने के बाद ही शुरू किया। ये लगभग एक ही दिन है। ये तो बहुत बड़ा संयोग है। इसलिए हमें ये पता लगाने की जरूरत है कि क्या हब का भी इन लोगों के साथ ऐसा ही सौदा है। क्रिस्टोस की शंका सुनकर सभी के भाव बदल गए। जोकर ऐसा कैसे कर सकता है? उसका हमारे साथ पहले से ही सौदा था। पहली कक्षा के एक छात्र ने बात की। क्रिस्टोस ने उसे घूरकर देखा और बोलना जारी रखा। हो सकता है कि उसने हमारे साथ डील साइन की हो, लेकिन वह डील उसे दूसरों को सिखाने से नहीं रोकती या उसे प्रतिबंधित नहीं करती। हो सकता है कि उसने इस पूरी बात का प्रचार न किया हो, लेकिन अफवाहें जंगल में आग की तरह फैल गई।
इन असाधारण बच्चों ने जोकर को भी उसी तरह मना लिया होगा जैसे हमने। हमें अभी भी नहीं पता कि ऐसा हुआ था या नहीं, लेकिन हमारे लिए ये जानकारी प्राप्त करना बेहतर है। हालांकि मुझे लगता है कि हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि उनके लक्ष्य क्या है। जब तक हम उनसे निपटते रहेंगे सब ठीक रहेगा। आपका क्या सुझाव है? मैं सैम से निपटने के लिए पल के साथ कुछ बैठकें कर रहा हूँ, क्योंकि उसके खिलाफ हमारा एक ही लक्ष्य है। मैं उसे शीर्ष रैंक के सभी लोगों से निपटने के लिए मनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ब्रोंटे को छोड़कर उनमें से किसी का भी नोबल लीग से कोई लेना देना नहीं है। अगर हम उन्हें अपने नए खिलाड़ियों से बदलना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि वे पूरी तरह से गायब हो जाएं। हालांकि पल की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। खास तौर पर सैम के हाथों उस कड़वी हार के बाद वह कुछ गौरव वापस पाना चाहती है। वह नोबल लीग में शामिल हो सकती थी और एक अच्छी सदस्य बन सकती थी, लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं उसकी महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा हैं, शायद उसके पिता की वजह से। मैं उसे थोड़ा और बढ़ावा देने की कोशिश करूंगा। जब वे चर्चा कर रहे थे तभी किसी के संचार टोकन ने अलग दिया। यह तीसरी कक्षा का छात्र था और उसने भौहें सिकोड़ते हुए कॉल उठाया। यह उसके भाई का था। आह भाई बचाओ! मेरी दो असंगत आवाजों के बाद एक दर्दनाक चीख निकली जो सुनने में ऐसी लग रही थी जैसे वे शब्द हो। कॉल कट जाने से पहले वे केवल यही सुन सके। सीनियर जल्दी से अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और चिल्लाया, मुझे जाने की जरूरत है। उसने किसी तरह का ट्रैकिंग सिस्टम चालू किया जिससे उसे अपने भाई की स्थिति का पता चला। वह पूरी गति से भागा और कुछ ही मिनटों में उस स्थान पर पहुंच गया। यह दृश्य देखकर वह दंग रह गया। बीच सड़क पर एक युवक खड़ा है जिसके कपड़े फटे हुए हैं और पूरा शरीर जख्मों से भरा हुआ है। सारे जख्मों से खून बह रहा है और आसपास का इलाका खून से सना हुआ है। उसका चेहरा भी खून और गंदगी से सना हुआ है। उसे पसीने की तरह पसीना आ रहा है। उसके चेहरे पर आंसू और नाक बह रही थी, जबकि वह जोर जोर से हौंफ रहा था। वह अपने हाथों में एक डंडा थामे हुए उस छोटे से हिस्से में इधर उधर घूम रहा था। हालांकि उसका हर कदम डगमगाता और अस्थिर है। वह बीच बीच में दबी हुई कराह निकालता है क्योंकि एक और युवक तेजी से आगे बढ़ता है और उसे अलग अलग दिशाओं से मारता है। वार छोटे और सटीक होते हैं और उनका उद्देश्य बहुत कम नुकसान पहुंचाना होता है। यह कोई और नहीं बल्कि स्टोन है। वह अपने हल्के हरे रंग के परिधान और लगातार उछल कूद के साथ एक टिड्डे की तरह दिख रहा था। वह हर सेकंड 3 हिट लगाता था। अगर यह तथ्य न होता कि वह हर हिट के बीच में खुद को दिखा रहा है तो कोई भी उसे अपनी नंगी आंखों से नहीं देख पाता। उन्हें अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का प्रयोग करना होगा। स्टोन इस ज़्यूस अकादमी के लड़के पर हमला कर रहा है। यह पिछले कुछ हफ्तों से हो रहा है। हर दिन वह एक लक्ष्य चुनता था और उन्हें नष्ट कर देता था। फिर वह पकड़ा गया, उसने एक अलग व्यक्ति को पीटने के लिए युद्ध परीक्षण के लिए कहा और वापस आ गया। वह पिछले कुछ दिनों से ज़्यूस अकादमी के लिए सिरदर्द बना हुआ है और वे इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। चाहे वे उसके पीछे किसी को भी भेजे, उसे हमेशा पता रहता था कि वे आ रहे हैं और वह हमेशा बच निकलता था। आज भी जैसे ही सीनियर आया, स्टोन ने हमला करना बंद कर दिया। वह लक्ष्य के पास खड़ा रहा और दूसरे पक्ष के बालों को पकड़ लिया। उसके चेहरे पर मुस्कान थी और वह सीनियर को ताना मारते हुए देख रहा था। तुम जरूर वही पत्थर हो जो बिना किसी कारण के हंगामा मचा रहा है? सीनियर ने आगे बढ़ते हुए पूछा। वह हमला करना चाहता था, लेकिन उसे लग रहा था कि शहर के पहरेदार पहले से ही वहां मौजूद हैं। वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। आप बहुत आश्वस्त हैं। क्या आप सचमुच सोचते हैं कि मेरे पास कोई कारण नहीं है? आपने अभी तक कुछ नहीं बताया है, इसलिए मुझे लगता है कि मेरी धारणा उचित है। आपकी धारणा गलत है। अगर आप कारण पूछना चाहते हैं तो अपने अकादमी के पल से पूछे या बेहतर होगा कि अपने डीन से पूछे। वे आपको बता देंगे। स्टोन ने मुस्कुराते हुए शहर के गार्डों को उसे गिरफ्तार करने दिया। मैं जल्द ही आपसे मिलूंगा, सीनियर ने जवाब दिया। मुझे उम्मीद है आप मुकदमे में आएंगे। मैं आपसे लड़ना चाहूंगा। नहीं, कोई मुकदमा नहीं होने वाला है। मैं खुद ही तुमसे निपट लूंगा। तुम्हारे खिलाफ सारे आरोप जल्द ही हटा दिए जाएंगे। थोड़ी देर बाद तुम एक भयानक मौत मरोगे। मैं ये सुनिश्चित करूंगा। वह अपने भाई को लेकर चला गया। इसके साथ ही ये 15 लक्ष्य है। ज़्यूस अकादमी के नए छात्रों में से 15 लोगों को मारा गया। हालांकि अकादमी की ओर से कोई उचित प्रतिक्रिया या प्रतिशोध नहीं है और हर कोई एक का इंतजार कर रहा है। सीनियर वापस मीटिंग में चला गया। उसने क्रिस्टोस की तरफ देखा और कहा, पल को इस बात के लिए सहमत कर ले। जैसे ही हम ये सब कर लेंगे, हमें इन नए कीड़ों से निपटना होगा जो कहीं से भी आ गए हैं। वे लोग जिन्होंने समारोह में व्यवधान उत्पन्न किया है, वे ओलंपियन अकादमियों के छात्रों के एक समूह से निपट रहे हैं। ज़्यूस अकादमी ने विशेष रूप से 15 छात्रों को खो दिया। सभी नए छात्र थे। वे गंदे खून के हो सकते हैं, हालांकि वे हमारे देवताओं के विश्वासी और हमारे भविष्य के सेवक हैं। हम किसी और को उन्हें नष्ट करने नहीं दे सकते। ये हमारी थाली से खाने जैसा ही है। इसके अलावा स्टोन ने एक ऐसी वजह के बारे में भी बताया है जो केवल डीन और पल को ही पता है। पता लगाए कि वह क्या है। ये स्पष्ट है कि यह वरिष्ठ व्यक्ति समूह में बहुत अधिक प्रभावशाली है। क्रिस्टोस, जो हमेशा समूह का नेतृत्व करते थे, ने इसका खंडन नहीं किया तथा कुछ और विवरण देने के बाद बैठक समाप्त कर दी। वह सीधे एक अलग बैठक में चले गए। पल के साथ बैठक। पल अपने आंगन में अकेली बैठी है। वहां कोई नौकर नहीं है, कोई नौकर नहीं है, कोई नहीं है। जब क्रिस्टोस आया तो वह अकेली थी। वह अपने रिस्टबैंड पर एक वीडियो देख रही थी। ये वीडियो स्टोन और ज़्यूस अकादमी के छात्रों के बीच हुई लड़ाइयों का संकलन है। हर दिन इस संकलन में एक नई लड़ाई जोड़ी जा रही है और वह उन्हें बिना किसी चूक के देख रही थी। उसकी आंखों में एक साथ सदमा, भ्रम, चिंता, सब कुछ झलक रहा था। मुझे लगता है ये सच है कि आपको ज़्यूस अकादमी पर इस अचानक हमले का कारण पता होना चाहिए। क्या आप समझा सकते हैं? उसने क्रिस्टोस की ओर देखा और वीडियो बंद करने से पहले उसे बैठने का इशारा किया। अगर यह सौदे के बारे में नहीं है तो मैं खुद को स्पष्ट नहीं करना चाहता। ठीक है, कुछ जानकारी देना बेहतर है। आखिरकार जो भी ये लगातार कीट है, उसने नोबल लीग के सदस्य पर हमला किया। वह एक प्राथमिक सदस्य का रिश्तेदार भी है।
हमें और अधिक जानकारी की आवश्यकता है और हमने जो सीखा है उसके अनुसार उसके आगमन का आपसे और डीन से कुछ लेना देना है। बेहतर होगा कि आप हमें कहानी बता दें ताकि हम अच्छी तरह से तैयार हो सके। आखिरकार अगर यह आप दोनों के बीच का झगड़ा है तो आपको इसे अपने बीच ही रखना चाहिए। अकादमी के बाकी हिस्सों पर इसका असर नहीं पड़ना चाहिए, कम से कम नोबल लीग पर तो नहीं। मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना है। अगर आप इस मुद्दे पर बात करना चाहते हैं तो हम बात कर सकते हैं, या फिर आप विदा ले सकते हैं। क्रिस्टोस ने आह भरी। सीनियर ने पल से जानकारी लेने को कहा। बेशक अगर पल कुछ भी नहीं बताता है तो भी वह अन्य तरीके खोज सकता है। वह वर्तमान महत्वपूर्ण विषय पर इंतजार नहीं करना चाहता था, सैम और बाकी रैंकर्स से निपटने के बारे में। आप अभी भी उनसे निपटने के लिए अनिच्छुक हैं। मुझे समझ में नहीं आता क्यों। अगर आपको कुछ नौकर चाहिए तो आप बहुत से लोगों में से चुन सकते हैं। मैं खुद भी आपको एक बहुत ही बारीकी से जांची परखी सूची दे सकता हूँ। इन लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करने का कोई मतलब नहीं है, तब नहीं जब उन्हें पहले से ही पता था कि आपने उन्हें धोखा देने के लिए इतनी बड़ी योजना बनाई थी। क्या तुम्हें लगता है कि वे तुम्हें इसके लिए माफ कर देंगे? मेरे दिमाग में जो योजना है उसे आपकी मदद की आवश्यकता हो सकती है क्रिस्टोस, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं इतनी बड़ी बात पर समझौता कर सकता हूँ। बाकी रैंकर्स के बारे में मेरी अपनी योजनाएं हैं। मुझे उन्हें एक खास उद्देश्य के लिए चाहिए और मैं आपको नहीं बता सकता कि वह क्या है। हालांकि ये सच है कि उन्हें जीवित रहने की आवश्यकता है। ठीक है, मुझे यह मत बताओ कि इसका उद्देश्य क्या है, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम मुझे बता सकते हो कि इसके लिए तुम्हें किस तरह के लोग चाहिए। मैं तुम्हारी जरूरत के हिसाब से लोगों का प्रबंध कर दूंगा। मैं उन्हें सीधे नोबल लीग से ले लूंगा। वास्तव में तुम सहयोग के लिए भी बुला सकते हो। क्यों? ताकि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ सावधानी से सेट कर दूं और तुम सब कुछ निगल सको। यदि आपको इतना संदेह है तो हम सोल कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ काम कर सकते हैं। मुझे नहीं पता कि तुम क्या सोच रही हो या तुम्हें उन लोगों की क्या जरूरत है पल, लेकिन हमें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। हमारी महत्वाकांक्षाएं कहीं और हैं। भले ही आप इसकी गारंटी दे सके, आपके लोग मेरी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाएंगे। उन्हें आपके कुलीन लोगों से कहीं ज्यादा मजबूत होना चाहिए। ये प्रतिभाशाली लोग, मुझे नहीं पता कि वे कहां से आए हैं, लेकिन वे सही समय पर आए हैं। मुझे अपने दृष्टिकोण के लिए उनकी आवश्यकता है। क्रिस्टोस ने आह भरी। खैर, ब्रोंटे रैंकर्स में से एक नोबल लीग का सदस्य है। वह शीर्ष 10 में है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि आपके मानकों को पूरा करना इतना कठिन है ना? पल को अचानक कुछ याद आया और उसने पूछा। ब्रोंटे की बात करते हुए मैं पूछना चाहता था, इस विशेष कार्यक्रम में क्या है? क्या आपकी नोबल लीग वास्तव में जोकर और हब के साथ एक समझौते पर है? क्रिस्टोस ने उसके हाव भाव को देखा और मन ही मन गणना करने लगा। तभी अचानक उसके मन में एक विचार आया। हाँ, हमारे पास एक सौदा है और हम वास्तव में हब में जोकर के साथ प्रशिक्षण ले रहे हैं। ये नोबल लीग और हब के बीच एक विशेष सौदा है। विशेष सौदा? हाँ बिल्कुल, आपने कई लोगों को इसे आजमाते हुए देखा है। आपको क्या लगता है कि वे हब के साथ सौदा करने में असमर्थ क्यों रहे? क्यों? क्या आपकी रुचि है? नोबल लीग में आपका स्थान उचित है। यदि आप चाहें तो मैं प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होने में आपकी सहायता कर सकता हूँ। तो आपके सभी नए छात्र इसमें हैं? उसने फिर पूछा। क्रिस्टोस ने सिर हिलाया और पल गहरी सोच में डूब गई। कुछ देर बाद उसने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में बोली, अगर तुम सच में चाहते हो तो हम दोनों के लिए एक रास्ता खोज सकते हैं जिससे हम जो चाहते हैं उसे प्राप्त कर सकें। हालांकि मैं नोबल लीग में शामिल नहीं होऊंगा और मुझे हब के भीतर कुछ अतिरिक्त प्रशिक्षण स्लॉट की आवश्यकता है। यह एक शुरुआती बिंदु है, हम थोड़ी बातचीत कर सकते हैं। क्रिस्टोस और पल ने सौदे की शर्तों पर चर्चा की और अंततः वे एक आम सहमति पर पहुंचे। तो अब आप मुझे बताएंगे कि उनसे कैसे निपटना है? क्रिस्टोस ने पूछा। मैं अभी तुम्हें नहीं बताने जा रहा हूँ। सिर्फ तुम्हें ही नहीं, मैं किसी को भी यह नहीं बताने जा रहा हूँ। असल में मैं अगले 15 दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। अपने पिता से कहो कि वे मुझे ले जाएं। मैं सिर्फ उनसे योजना के बारे में बात करूंगा और तुम्हें इसके बारे में आखिरी समय में ही पता चलेगा। उस समय बस जितने लोगों को आप तैयार कर सकते हैं तैयार करें। मैं चाहता हूं कि आप जितने लोगों को इकट्ठा कर सकें वे ग्रेड एक साधना स्तर पर हो। उन्होंने आगे और अधिक जानकारी देना जारी रखा। हालांकि उनमें से कोई भी महत्वपूर्ण विवरण नहीं है जो योजना के लिए रूपरेखा देता है। सैम जो दूर से बातचीत सुन रहा था उसे थोड़ा अजीब लगा। जिस तरह से पल इतनी सचेत होकर काम कर रही थी उसने उसे उत्सुक कर दिया। वह अचानक इतनी सतर्क क्यों हो गई? वह नहीं जानता था। फिर भी उसने उस पर और क्रिस्टोस पर नजर रखने का फैसला किया। उसे सावधान रहने की जरूरत है और वह ऐसा करेगा भी। जब वह जाने वाला था तो बातचीत खत्म हो गई। उसने देखा कि पल जैद से मिलने जा रही है। वह उत्सुक हो गया और सुनता रहा। उसने पक्षी कठपुतली की आंखों से पूरी घटना देखी। जब पल वहां पहुंची तो जैद नाच रही थी। हालांकि उसका नृत्य पहले की तरह उदास नहीं था। इसके बजाय ये खुशनुमा आनंद से भरा हुआ था और उसके चेहरे पर खुशी के आंसू बह रहे थे। उसने अपनी सुंदर चालों के साथ एक सुंदर तस्वीर पेश की। वह उस वीडियो से उस कोमल, गर्म और सकारात्मक आभा को महसूस कर सकता था। रुकना, पल ने ठंडे स्वर में थूका। जैद ने पल की ओर देखा और उसकी मुस्कान और बढ़ गई। आपको भी देखकर अच्छा लगा बहन। आपने अपने व्यस्त कार्यक्रम में से मेरे लिए समय कैसे निकाला? उसके शब्दों में व्यंग्य का भाव था। मुझे लगता है कि आपने ये खबर पहले ही सुन ली होगी। पिछले 2 सप्ताह से स्टोन नाम का वह आदमी उत्पात मचा रहा है। हाँ, मैंने सुना है। उसे ये शक्तियां कैसे मिली? कुछ दिन पहले तक वह एक दयनीय गुलाम था, अचानक वह इतना शक्तिशाली कैसे हो गया? उसे इतनी ताकत कहाँ से मिली? पल ने एक एक करके ये सवाल पूछे। पिछले 2 हफ्तों से वह जैद से ये बातें पूछना चाहती थी, लेकिन उसके चाचा डीन इस मामले की खुद ही जांच करना चाहते थे। हालांकि उन्हें कोई विवरण नहीं मिल सका। स्टोन के पास स्थानिक स्थानांतरण स्क्रॉल थे जो उसे शहर से बाहर जंगल में ले गए। जब भी वह कोई लक्ष्य पूरा करता और परीक्षण से निपटता तो वह वापस चला जाता और भाग जाता। कोई नहीं जानता कि वह बिना कुछ जाने कैसे वापस आ गया।
अब क्रिस्टोस से चर्चा करने के बाद उसका धैर्य जवाब दे गया। पहले तो उसने सोचा कि स्टोन गुस्से में है, लेकिन जिस तरह से चीजें चल रही हैं उससे ये उससे कहीं ज्यादा है। यदि नोबल लीग जैसे गुट इसमें शामिल हो गए तो स्थिति इतनी खराब हो जाएगी कि उसे नियंत्रित करना उनके लिए संभव नहीं होगा। मुझे नहीं पता, तुम्हें नहीं पता, उसने तुम्हें इसके बारे में पहले कुछ नहीं बताया। नहीं, ज़ैड के स्वर से यह स्पष्ट हो रहा है कि उसे इसकी कोई परवाह नहीं है। क्या तुम्हें ये जानने में दिलचस्पी नहीं है कि उसे ये शक्तियां कैसे मिली? अगर उसने कोई निश्चित काम किया होता तो क्या होता? क्या तुम इसमें फंसना चाहती हो? पल ने पूछा। उसका स्वर धीरे धीरे क्रोधित होता जा रहा है। ये स्पष्ट है कि ज़ैड के व्यवहार के कारण वह कितनी निराश हो गई है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर आपको और मेरे पिता को यह चिंता है कि इससे परिवार पर असर पड़ सकता है तो आप मुझसे नाता तोड़ सकते हैं, ज़ैड ने बेपरवाही से कहा। पल क्रोधित हो गई और उसने अपनी बहन का हाथ पकड़ लिया। सुनो ज़ैड, सिर्फ इसलिए कि वह लड़का थोड़ा मजबूत हो गया इसका मतलब यह नहीं कि चीजें बदल जाएंगी। सब कुछ पहले जैसा ही है। वह तुम्हारे लायक नहीं है। मैं तुम्हें उसके साथ रहने की कोशिश करके पिताजी को ताना मारने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें पिता का क्रोध अपने ऊपर नहीं लाने दूंगा। मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। निश्चित रूप से उसके स्वर में गुस्सा है, लेकिन गुस्सा ज्यादातर चिंता से बाहर है। वह जानती थी कि उसके पिता क्या करने में सक्षम है। उसके चाचा ज़्यूस अकादमी के डीन थे। जब वे युवा थे तो एक निष्पक्ष लेकिन निर्दयी व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे। हालांकि उसके पिता भी उतने ही निर्दयी थे, यदि अधिक नहीं, और वे कभी निष्पक्ष नहीं थे। वह हमेशा किसी न किसी तरह से वह सब पा लेता था जो वह चाहता था। दुनिया में कोई भी उसे रोक नहीं सकता। उसका लक्ष्य सबसे महान योद्धा बनना और भगवान बनना है, और वह ऐसा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। वह खुश थी कि उसके पिता को किसी भी निश्चित तकनीक में रुचि नहीं थी जिसमें बच्चों के दिलों को खाने की बात हो, क्योंकि वह मानती थी कि उसके पिता ऐसा करने में सक्षम है। तुम्हें पता है कि पिता किस तरह के व्यक्ति हैं। उनके पास केवल दो लक्ष्य हैं, एक तो भगवान बनना, न कि स्वर्ग की सीढ़ी के सबसे निचले पायदान पर बैठा एक तुच्छ भगवान। बचपन से ही वह उन देवताओं से सम्मान पाने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था जिनकी वह बहुत पूजा करता था। दूसरी बात यह है कि ऐसा परिवार बनाना जो उसकी प्रतिष्ठा और गौरव के योग्य हो। आप निश्चित रूप से प्रतिभाशाली हैं, लेकिन आप उस प्रतिभा को बर्बाद कर रहे हैं। आपको मेरे बराबर स्तर पर होना चाहिए। मुझे लगता है कि मैं कुछ ही महीनों में दिव्य तल दीक्षा के मध्य चरण तक पहुंच जाऊंगा, लेकिन तुम उसके आसपास भी नहीं हो। जब से हम इस अकादमी में आए हैं मैंने तुम में कोई प्रगति नहीं देखी है। सिर्फ इसलिए कि हमारे पिता अपने किसी काम में व्यस्त हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि हम उन्हें यूं ही छोड़ दें। वह एक बार वापस आएंगे और हम पर ध्यान देंगे, और अगर हमारी प्रगति ठीक से नहीं हुई तो आपको पता होना चाहिए कि क्या होगा। हमारी माँ ने हमें उसकी संतान का दर्जा देने की पूरी कोशिश की। तुम्हें पता होना चाहिए कि उसके कितने कमीने बच्चे हैं और वे हमारे परिवार और पिता की चीजों पर कैसे नजर रखते हैं। हमें सावधान रहने की जरूरत है, वरना हमारी कोई भी कीमती चीज हमसे छीन ली जाएगी। पल ने बिना सांस लिए ही कहा। उसकी आवाज में निराशा और थकावट भरी हुई थी। वह इनमें से कुछ भी नहीं चाहती थी, लेकिन वह अपने ऊपर रखी गई स्पष्ट जिम्मेदारियों को अनदेखा नहीं कर सकती थी। ज़ैड ने अपनी बहन का हाथ झटक दिया और कहा, क्या तुम्हारा काम हो गया? तुम अचानक इतने परेशान क्यों हो रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं नहीं जानता कि तुम लोगों ने स्टोन के साथ क्या किया? तुमने उसे प्रताड़ित किया, उसके खिलाफ साजिश रची और गुलामी से छुटकारा पाने के उसके हर प्रयास को विफल कर दिया। तुमने उसे कभी सफल नहीं होने दिया, लेकिन वह मुझे ढूंढने आया था। वह पिता जो मुझे केवल एक उपकरण के रूप में देखता है, और एक बहन जो मेरे साथ इस प्रकार व्यवहार करती है जैसे मैं उससे कम हूँ। वह रिश्तेदार जो मुझे गिद्धों की तरह देखते हैं, और वह कुलीन युवा स्वामी जो शयन कक्षों की कला के अलावा और कुछ नहीं जानते। मुझे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। सबसे बड़ी गलती जो मैंने की वह ये कि मैंने उस आदमी के प्रति अपने प्यार के बारे में तुमसे बात की। तुम्हें पिताजी से प्रशंसा मिलती थी। उसी क्षण से तुम्हारे और पिताजी के साथ मेरा रिश्ता खत्म हो गया। इसलिए अगर मैं पिताजी और उनके लक्ष्यों के बारे में बिल्कुल भी परवाह नहीं करता तो मुझे खेद है। आप पल उस पर भड़कना चाहती थी, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। तुम्हारे रिश्ते से मैं केवल यही अनुमान लगा सकता हूं कि उसने तुम्हें बताया होगा कि उसने क्या किया है। यदि तुम्हारे पास उससे संपर्क करने या उसे संदेश भेजने का कोई तरीका है तो उसे बताओ कि उसे ये सब बंद करना होगा। वह आखिरकार कुछ हद तक सभ्य हो गया है। वह अपेक्षाकृत आसानी से अपना जीवन जी सकता है, या मेरा विश्वास करो मैं उसे वापस एक गुलाम बना दूंगा। ज़ैड ने कोई जवाब नहीं दिया और अपनी बहन के जाने का इंतजार करने लगी। सैम ने भी ये दृश्य देखा। ये जानना दिलचस्प है कि इन दोनों बहनों के बीच रिश्ता कितना कड़वा है, लेकिन फिलहाल उसके पास इसका इस्तेमाल करने का कोई तरीका नहीं है। उन्होंने निगरानी पूरी कर ली है ताकि पता चल सके कि योजनाएं कैसे चल रही हैं। वह वास्तव में थोड़ा हैरान है क्योंकि पॉकेट आयाम अब तक खुल जाने चाहिए थे। हालांकि किसी कारण से इसमें बहुत देरी हो रही है। उसने कुछ जानकारी हासिल करने की कोशिश की, लेकिन उसे गुप्त रखा गया। इसलिए उसने अपने पास मौजूद अंदरूनी सूत्र को परेशान करने का फैसला किया। सैम लिंग तियान की कक्षा के सामने पहुंचा। वह 3वीं कक्षा के छात्रों के लिए विशेष व्याख्यान में थे और यह युद्ध की रणनीति से संबंधित था। सैम का आगमन अचानक हुआ था। उसने सामने दिखाए गए प्रक्षेपण को देखा। ये सैनिकों, उनकी शक्ति के स्तर और कुछ और विवरणों को दर्शाने वाले विभिन्न स्थानों के साथ विशाल मानचित्र का प्रक्षेपण था। सैम ने दिलचस्पी से उसकी ओर देखा। लिंग तियान ने उसे भौहें सिकोड़कर देखा। तुम यहाँ क्यों हो? मुझे आपसे बात करनी है। मैं कक्षा के बीच में हूँ, हम 15 मिनट में बात कर सकते हैं, कृपया प्रतीक्षा करें। फिर वह कक्षा की ओर मुड़ा और बोला, ये युद्ध का महत्वपूर्ण मोड़ है जैसा कि प्रक्षेपण में दिखाया गया है। मान लीजिए कि आप इस युद्ध के कमांडर हैं और आप दुश्मन की सीमा तक आगे बढ़ने जा रहे हैं। आप अपने सैनिकों को अंतिम आदेश दे रहे हैं। आप ऐसा कैसे करेंगे कि आप जीत सुनिश्चित कर सके, भले ही वह मामूली अंतर से ही क्यों न हो? छात्र आपस में चर्चा करने लगे। सैम ने उनकी ओर देखा और आह भरी। पूर्वी शिविर में अग्नि जादूगरों का एक दल भेजो। उन्हें श्वेत ज्वालामुखी को अस्थिर करने के लिए कहो और इससे जानवरों की बाढ़ आ जाएगी।
पूर्वी शिविर जानवरों से भर जाएगा और इस समय पूर्वी शिविर को रौंदने और केंद्रीय शिविर को पूर्व की ओर आकर्षित करने के लिए एक जानवर वश में करने वाली सेना भेजो जो हवाई युद्ध में विशेषज्ञ है। उन्होंने आगे रणनीति तय की, केंद्रीय शिविर पर पीछे से हमला करो और केंद्रीय तथा पूर्वी शिविरों के बीच का स्थान अंतिम लड़ाई होगी। सैम जोर से चिल्लाया। लिंग तियान ने उसे गुस्से से देखा। चलो चलें, तुम इतनी सरल समस्या पर समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? उसने सीनियर्स को तिरछी नजर से देखा। उनके चेहरे शर्म से जल रहे थे। लिंग तियान ने एक बार फिर आह भरी और कहा, सैम ने जो कहा वह एक वैध रणनीति है, इस पर और विचार करें। अगर तुम अभी बाहर नहीं आए तो मैं उन्हें जोर से कह दूंगी। रुकना। लिंग तियान ने सैम को रोका और बाहर चला गया। आपको क्या लगता है आप क्या कर रहे हैं? मैं बस आप जैसा बनने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि बिना किसी चेतावनी के दूसरों के जीवन में बाधा डालना और हमेशा उन्हें वैसा करने के लिए मजबूर करना कैसा लगता है जैसा मैं चाहता हूँ? क्या इसी तरह से आप और गैम्बलर ने अब तक मेरे जीवन में बाधा नहीं डाली है? लिंग तियान का हौसला पस्त हो गया। उसे अपने मुंह में खराब स्वाद महसूस हुआ और यहाँ तक कि उसका आसन भी थोड़ा टेढ़ा हो गया। जब मैं यहाँ आया था तो मैंने सोचा था कि हम दोनों अच्छे से रहेंगे। अब तुम मुझे मेरे निर्णय पर पछतावा रहे हो। लिंग तियान ने आह भरते हुए कहा, बेशक हम साथ रहेंगे। मैंने तो बस एक छोटी सी शरारत की थी, क्या इतना नाराज होना जरूरी है? वैसे भी तुम्हें मेरी क्या जरूरत है? मुझे कुछ जानकारी चाहिए। मैंने जो शोध किया है उसके अनुसार पॉकेट आयाम अब तक खुल जाना चाहिए था। वे अभी तक क्यों नहीं खुले? लिंग तियान ने एक बार फिर आह भरी। इसके दो कारण हैं और वे कर रहे हैं। उनमें से एक ओलंपियन नियंत्रण में कोई व्यक्ति है जो पॉकेट डायमेंशंस के उद्घाटन को रोकने के लिए दबाव डाल रहा है। ऐसा लगता है कि यह आपसे संबंधित है। एक बार पॉकेट आयाम खुल जाने के बाद उन्हें आपको और आपके दोस्तों को उस छद्म नरक सिमुलेशन पॉकेट आयाम तक पहुंच देनी होगी। अकादमियां ऐसा व्यवहार कर रही हैं जैसे वे उस दबाव का अनुपालन कर रही हो। अभिनय। हालांकि उन्होंने आयाम नहीं खोले, यही कारण दूसरे कारण की ओर ले जाता है। ये देवताओं से संबंधित है। चूंकि बाकी खिलाड़ियों को यहां पहुंचने में अधिक समय लग रहा है, इसलिए पॉकेट के आयामों में थोड़ी देरी हो गई है। डीन को उनसे आदेश मिले हैं और इस वजह से आयाम नहीं खोले गए हैं। डीन ऐसे कार्य कर रहे हैं जैसे वे ओलंपियन नियंत्रण के अंतर्गत इन कुलों और संगठनों की मांगों का अनुपालन कर रहे हो। वे इस आसान मौके का उपयोग कुछ लाभ प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। खिलाड़ियों के न आने से पॉकेट के आकार में देरी क्यों होगी? हमें बताया गया कि प्रतियोगिता पहले से ही मुक्त प्रवाह में है। ये कुछ हद तक सही है, लेकिन आपने एक बार फिर उम्मीदों को तोड़ दिया। क्या आप जानते हैं कि खिलाड़ियों को विशेष प्रवेश देने का कारण क्या है? लिंग तियान ने पूछा। ऐसा इसलिए है क्योंकि देवताओं को यकीन है कि तुम प्रवेश परीक्षा से पहले कार्य पूरा नहीं कर पाओगे, इसीलिए तुम्हें विशेष प्रवेश दिया गया था। हालांकि तुमने हमेशा की तरह प्रतियोगिता को आगे बढ़ाया। तो इसका मुझसे क्या संबंध है? सैम ने पूछा। यह उसकी गलती नहीं है कि देवता उसकी प्रगति का अनुमान लगाने में बहुत मूर्ख है। वह शुरू से ही उनकी उम्मीदों को तोड़ता रहा है। उन्हें अब तक इसकी उम्मीद कर लेनी चाहिए थी। ठीक है, अगर सब कुछ मूल योजना के अनुसार ठीक रहा तो खिलाड़ियों को, जिनमें आप भी शामिल हैं, अपेक्षाकृत समान आधार मिलेगा। आपको अकादमी क्षेत्र के नए खिलाड़ियों को दिए जाने वाले विशेषाधिकार नहीं मिलेंगे। शुरू से यही योजना थी। अकादमिक क्षेत्र के विशेषाधिकार न रखने वाले खिलाड़ियों को अकादमिक क्षेत्र के विशेषाधिकार प्राप्त नए खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करवाना था। लेकिन हमेशा की तरह तुमने सब कुछ बिगाड़ दिया। सिर्फ तुम ही नहीं, नूह भी। यहाँ तक कि वह भी उनकी सोच से थोड़ा पहले आ गई। अब दूसरे देवता शिकायत कर रहे हैं कि तुम्हें विशेषाधिकार मिलते हैं और दूसरे को नहीं। आप किस विशेषाधिकार की बात कर रहे हैं? मैं जानता हूं कि मेरा शोध गलत नहीं है। कुल मिलाकर जेब का आकार वास्तव में उतना बढ़िया नहीं है, इतना भी नहीं कि इस हद तक जाऊं। इसके अलावा खिलाड़ियों का आना निश्चित है और पॉकेट आयाम अगले शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत से कुछ महीने पहले तक पूरे वर्ष के लिए खुले रहेंगे। इसलिए हमें किसी भी तरह से लाभ होगा। आपके दोनों बिंदु सही हैं, लेकिन इसमें एक मोड़ है। इस वर्ष के लिए तैयार की गई पॉकेट की माप कुछ विशेष है। जैसा कि आप पहले ही देख चुके होंगे कि अकादमी के छात्रों और खिलाड़ियों के बीच बहुत अंतर है। ये रात और दिन का अंतर है। आप शायद ये कहना चाहेंगे कि आपके मित्र खिलाड़ी नहीं हैं, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि आपके साथ आए 3 लोगों को छोड़कर, जो व्यावहारिक रूप से खिलाड़ियों की तरह ही विकसित हुए हैं, बाकी सभी प्रतिभावान हैं जो अपने आप में असाधारण हैं। वे वास्तव में खिलाड़ी उम्मीदवार बनने के लिए काफी अच्छे हैं। अधिकांश देवता इस बात से हैरान हैं कि आप इतनी दूर तक जाने में सफल रहे और इन लोगों को स्वयं ही ढूंढकर उनके साथ एक टीम बना ली। इंद्र ने तो यहाँ तक कहा कि उन्हें आपकी सेना से बाहर कर दिया जाना चाहिए। सैम ने बस कंधे उचका दिए। वह वास्तव में ये कहना चाहता था कि उसके दोस्त वास्तव में ग्रीन हाउस अकादमी के छात्रों की पिटाई कर रहे हैं। प्रतिभाशाली होने के अलावा उनके पास और कुछ नहीं है। वे युद्ध में उतने अनुभवी नहीं हैं। सैम के सैनिक, यहाँ तक कि सबसे कम रैंक वाले भी इन लोगों से ज्यादा अनुभवी हैं। अगर वे हमारे सभी युद्ध में एक ही तरह के साधना स्तर के नहीं हैं, तो सैम के लोग अकादमिक क्षेत्र को जलाकर राख कर देंगे। हालांकि उन्हें कुछ हताहत भी होंगे। लिंग तियान ने आगे कहा। खैर, मैं विषय से भटक गया। खेल के मैदान को थोड़ा समतल करने के लिए यहाँ छात्रों के लिए पॉकेट के आकार में कुछ असाधारण पुरस्कार भी रखे गए हैं। अनुमानित समय सीमा के अनुसार आपको और बाकी खिलाड़ियों को उस समय आना है जब ये लोग अभी भी इन पॉकेट आयामों को साफ करने के बीच में हैं। फिर आप उनसे प्रतिस्पर्धा करना शुरू कर देंगे। आपके आधिकारिक प्लेयर मिशन भी यहीं से शुरू होने जा रहे हैं। हालांकि अब नूह और आप पहले से ही यहाँ हैं और आपको दूसरों पर बहुत अधिक लाभ होगा। बेशक कुछ देवता हैं जो कहते हैं कि आपने इसे पूरी तरह से अर्जित किया है क्योंकि आपने बिना किसी मदद के अपना रास्ता खुद बनाया है, लेकिन बहुमत जीत गया और उन्होंने तब तक जेब के आयामों को बंद रखने का फैसला किया। सैम ने एक क्षण सोचा और पूछा, तो प्रतियोगिता वास्तव में कब शुरू होगी? जब सभी खिलाड़ी अकादमिक क्षेत्र में होंगे या जब सभी खिलाड़ी अपनी अपनी अकादमियों में शामिल हो जाएंगे? जब वे अकादमी के क्षेत्र में कदम रखते हैं तो निश्चित रूप से
अकादमी में शामिल होना या न होना उनके रणनीतिक निर्णय पर निर्भर करता है। खिलाड़ियों को प्रवेश एक उपहार के रूप में प्रदान किया जाता है और खिलाड़ियों को कुछ प्रकार के व्यक्तिगत विशेष व्यवहार भी दिए जाते हैं। जानकर अच्छा लगा। वैसे आप मुझे ये सारी जानकारी दे रहे हैं, क्या आपको ऐसा करने की अनुमति है? लिंग तियान एक पल के लिए चुप रहा और बोला, मुझे नहीं पता, मुझे इस तरह की जानकारी देने के बारे में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं मिले थे। बेशक जानकारी के कुछ हिस्सों पर प्रतिबंध है, मैं उन्हें नहीं दे रहा हूँ। मुझे इसकी सीमाएं समझ में नहीं आ रही हैं, इसलिए कोई बात नहीं। बाद में मिलते हैं। सैम दूर जाने लगा। ओह, अगली बार मेरी क्लास में व्यवधान मत डालना, खासकर समस्याओं को हल करके व्यवधान मत डालना। मुझे पता है कि तुम्हारा दिमाग बहुत बड़ा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम कुछ कम दिमाग वाले लोगों को कुछ सीखने दो। सैम ने केवल अंगूठे का निशान दिखाकर यह दर्शाया कि वह समझ गया है और चला गया। उसे पर्याप्त जानकारी मिल गई है। वह वास्तव में लिंग तियान के आसपास रहने का आदी हो सकता है। जानकारी बहुत कम या बिना किसी प्रयास के मुफ्त है। अब उसे बस चीजों के थोड़ा आगे बढ़ने का इंतजार करना है। लेकिन उससे पहले उसे सावधानी बरतने की जरूरत है। वह मुख्य सिस्टम को कुछ निर्देश देने के लिए हब में गया था। ऐसा करने के बाद वह और मिशन पूरा करने के लिए वापस गया। हब का सिस्टम अधिक से अधिक अफवाहें फैला रहा है, खासकर जोकर और नोबल लीग के बीच सौदे के बारे में। एक बार जब यह एक निश्चित उबलते बिंदु पर पहुंच जाता है तो सैम एक और बड़े कदम के साथ आगे बढ़ सकता है। वह केवल यही चाहता था कि फ्लेमिंग स्कल्स थोड़ा और काम करें। छात्रों की शिकायतें काफी समय से संतृप्त हैं। डीन ने कुछ बहुत सख्त कदम उठाए। एक भाग्यशाली बात यह है कि उसके दोस्त जो अकादमी का हिस्सा नहीं है लेकिन दायरे स्तर के मिशनों को पूरा कर चुके हैं, उन्होंने जितना अनुमान लगाया था उससे कहीं अधिक गर्मी को आकर्षित किया और इसने फ्लेमिंग स्कल संगठन के लिए असाइनमेंट की कमी की भरपाई की। वैसे भी इस परिदृश्य के लिए उसके पास पहले से ही योजनाएं तैयार हैं, जो उसकी इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए अराजकता को पर्याप्त बढ़ावा देंगी। समय बीतता गया और हर कोई अपनी अपनी योजनाओं में व्यस्त हो गया। नोबल लीग प्रशिक्षण में व्यस्त है। जोकर उन्हें हर दिन प्रशिक्षित करता था और वे हर गुजरते दिन के साथ अपने सुधार को भी देख सकते थे। सैम का मिशन एकाधिकार अच्छी तरह से काम कर रहा है। चूंकि नोबल लीग भी मिशनों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही है, इसलिए पहले वर्ष के बाकी छात्रों के लिए स्थिति थोड़ी कठिन हो गई। मिशन कई छात्रों के लिए आय का प्राथमिक स्रोत है, क्योंकि अकादमी के अधिकांश छात्रों पर सैम के साथियों का एकाधिकार है, इसलिए वे रियलम स्तर के मिशनों को चुनना चाहते थे। फिर सैम के साथियों और नोबल लीग ने मिलकर सभी रियलम स्तर के मिशनों पर कब्जा कर लिया। बाकी छात्रों को स्थिति से थोड़ी परेशानी होने लगी और ये शहर की आर्थिक स्थिति पर दबाव दिखा रहा है। बहुत से छात्रों ने कुछ अतिरिक्त सिक्के कमाने के लिए कई व्यवसाय खोले, अब वे भी संघर्ष कर रहे हैं। जब चीजें इसी तरह चल रही थीं, ठीक एक सप्ताह बाद जब सैम अकादमी छोड़ने और कुछ शिकार करने के लिए बाहर जाने वाला था, तो उसने एक जाना पहचाना चेहरा देखा जिसने उसके दिन को थोड़ा और खुशनुमा बना दिया। अब समय आ गया है कि आप लोग यहाँ आए। अर्किव और कुमार अकादमी के प्रवेश द्वार पर खड़े होकर सैम के बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं। वे संचार टोकन के जरिए संदेश भेज सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। नू भी उनके साथ इंतजार कर रहा है। सैम ने एक पल के लिए उसे नोटिस ही नहीं किया। अर्किव और सैम ने एक दूसरे को गले लगाया और फिर कुमार और सैम ने भी। तो तुम लोगों को इतना समय क्यों लगा? सैम ने पूछा। क्या हम कहीं बैठकर बात कर सकते हैं? मुझे आपकी कुछ अच्छी शराब की जरूरत है। नूह ने कहा कि आपके संग्रह में एक बेहतरीन नई शराब जुड़ गई है। बिल्कुल, चलो चलें। मैं यहाँ एक अच्छा रेस्तरां जानता हूँ। खाना अद्भुत है। क्या मकर तुम्हारे साथ आया था? अर्किव ने उम्मीद से पूछा। वह उन कुछ लोगों में से एक है जो सैम के शहर में अक्सर आते थे और माकन का खाना खूब खाते थे। इसे हराना वाकई बहुत मुश्किल है। चिंता मत करो, ये भोजन तुम्हारे मानकों पर खरा उतरेगा। सैम ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा। वे बहुत ही जर्जर दिख रहे थे। तुम लोगों ने अच्छा समय नहीं बिताया है ना? बिल्कुल नहीं, उन्होंने बस मजाक किया और नालन के रेस्तरां में चले गए। नालन के पास सैम के लिए हमेशा नई रेसिपी तैयार रहती थी और चूंकि वह दोस्तों के साथ आया था, इसलिए वह अपने हुनर को आजमाने के लिए हमेशा तैयार रहता था। तो क्या आप लोग अपनी अकादमियों में शामिल हो गए? सैम ने अर्किव और कुमार दोनों से पूछा। अर्किव ने सिर हिलाकर जवाब दिया। मैंने ऐसा किया, लेकिन मेरी स्थिति वहां बहुत अच्छी नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि होगी और मेरे बीच बनती नहीं है, भले ही वह मेरा प्रायोजक है। उसने मुझे मेरी जिंदगी थोड़ी मुश्किल बनाने के लिए स्पष्ट निर्देश दिए होंगे। ग्रेड 2 के छात्र पहले से ही मेरा एक हिस्सा पाने की कोशिश कर रहे हैं। यह मेरी उम्मीदों से पूरी तरह मेल नहीं खाता। मैंने अभी तक अकादमी ज्वाइन नहीं की है। मैं तो सीधे आपसे मिलने आया था। अर्किव से मिलना भी एक संयोग था, कुमार ने कहा और उनकी आवाज थोड़ी गंभीर थी। क्या हुआ? तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए? सैम ने देखा कि कुमार थोड़ा गंभीर है और यह कोई महत्वपूर्ण बात रही होगी। कम से कम उसने तो यही सोचा। मैं यहाँ कार्तिकेय की ओर से एक अनुरोध करने आया हूँ। वह आपसे ये पूछने में बहुत शर्मिंदा है, इसलिए मैं यह एक व्यक्तिगत अनुरोध के रूप में मान रहा हूँ। यह क्या है? वह चाहता है कि आपने अपने अंतिम परीक्षण के लिए ग्रह के साथ जो कुछ भी किया है उसे पूर्ववत कर दे। जैसे ही उसने ये कहा, सैम के चेहरे पर मुस्कान गायब हो गई। नूह को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसे भी नहीं पता कि कुमार क्या कह रहा था। अर्किव भी यही कह रहा था। हालांकि सैम को साफ पता था कि उसका क्या मतलब था। यह वह ग्रह था जहां वह अपना अंतिम परीक्षण पूरा करने गए थे। प्रकृति के विरुद्ध युद्ध। सैम लगभग इस बारे में भूल ही गया था। कम से कम वह इस बारे में ज्यादा नहीं सोचता था। सैम के गंभीर हाव भाव से माहौल गंभीर हो गया। उसने वहां वास्तव में क्या किया? नूह ने कुमार से पूछा। वह अकेली है जो सीमा से बाहर बोलने के बारे में ज्यादा चिंतित नहीं है। एक तरह से वह कुमार की तुलना में सैम के ज्यादा करीब है, क्योंकि वह कुमार की तुलना में सैम को ज्यादा समझती है। उनके बीच आपसी सम्मान है जिसने उस बंधन को बनाया है। कुमार और सैम के साथ यह एक आम दोस्ती है जो इसलिए विकसित हुई क्योंकि वे शुरू से ही एक ही स्थिति में थे। वे एक दूसरे का सम्मान करते हैं, लेकिन यह नूह और सैम की तुलना में थोड़ा अलग है।
यही कारण है कि नूह ने सैम के साथ बहुत साहपूर्वक व्यवहार किया, जबकि बाकी खिलाड़ी उसके इर्द गिर्द अंडे के छिलके पर चल रहे थे। कुमार ने आह भरी और एक रिकॉर्डिंग क्रिस्टल निकाला। नूह ने ग्रह का वीडियो चलाया। उसने जो देखा उससे वह भी हैरान रह गई, जिसने हर तरह का विनाश देखा था। पूरा ग्रह बंजर है, वनस्पति का कोई निशान नहीं है। वीडियो में ग्रह पर अलग अलग जगहें दिखाई गई थी। बर्फ के मैदान सामान्य बर्फ के मैदानों की तरह नहीं है, वे तूफान की स्थिति में हैं, लेकिन सिर्फ सामान्य बर्फ के साथ नहीं, बल्कि बर्फ के तत्व ऊर्जा के साथ तबाही मचा रहे हैं और उस तूफान के केंद्र में सैम द्वारा स्थापित टॉवर है। फिर वहां रेगिस्तान है। हवा और पृथ्वी तत्व ऊर्जा के तूफान ने सब कुछ नष्ट कर दिया। वह एक व्यक्ति की लाश देख सकती थी जो तूफान में फंस गई थी। वह हाल ही में मरा था और वह दोनों ऊर्जाओं को शरीर पर बेकाबू होकर दौड़ते हुए देख सकती थी। वन क्षेत्र अब वन क्षेत्र नहीं रह गया है। लकड़ी की मौलिक ऊर्जा के बावजूद वनस्पति मर चुकी है। ज्वालामुखी, समुद्र, सब कुछ वैसा ही है। कुछ शहरों को छोड़कर जहां पूरी आबादी रहती थी, बाकी ग्रह लगातार प्राकृतिक तूफानों से पीड़ित है। कुमार ने नोआ और अर्केव द्वारा वीडियो देखने के बाद व्याख्या करना शुरू किया। तात्विक तूफान एक निरंतर घटना बन गए हैं। 2 छोटे समय अंतरालों को छोड़कर जब तूफान शांत हो जाते हैं, बाकी समय तूफान बस प्रचंड रूप से चलते हैं। बहुत कम लोग ही तूफान को मुश्किल से झेल पाते हैं और वे भी लंबे समय तक इससे बच नहीं पाते हैं। एकमात्र स्थान जहां तूफान नहीं आता वह पहाड़ी क्षेत्र है। वीडियो बदल गया और वे उस पर्वत को देख सकते थे जहां पुजारिन और उसकी बेटी मंदिर की बाकी सेना के साथ रहती थी। पहाड़ ही एकमात्र ऐसा स्थान है जहां वनस्पति और जंगल है। बाकी शहरों के लिए पोषण के किसी भी रूप का यही एकमात्र स्रोत है और अब ये पोषण मूल्यवान हो गया है क्योंकि किसान तूफानों के कारण वायुमंडलीय ऊर्जा को अवशोषित करने में असमर्थ हैं। यहाँ तक कि जब तूफान थम गए, उस अंतराल में भी वे ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। ऊर्जा को स्थिर होने में बहुत समय लगता है। पूरे ग्रह का साधना स्तर मरम्मत से परे स्थिर हो गया है। जैसे कि यह पर्याप्त नहीं है, ग्रह में एक नई बीमारी सक्रिय हो गई। यह ऊर्जा विषाक्तता का एक रूप लग रहा था, लेकिन इसने दिखाया कि लक्षण सामान्य विषाक्तता या संक्षारण स्थिति से अलग हैं। वे जीवित रहने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सबसे बुरी बात यह है कि इस ग्रह का अन्य दुनियाओं से कोई संबंध नहीं है। केवल एक ही रास्ता है और वह वर्तमान में एक स्थानिक तूफान का सामना कर रहा है जो सदियों पहले शुरू हुआ था। उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है और इस समस्या को हल करने का कोई रास्ता नहीं है। उन्हें बाहर जाकर टावरों को नष्ट करने की कोशिश करनी होगी, लेकिन वे ऐसा करने में भी असमर्थ रहे। कुमार द्वारा स्थिति स्पष्ट करने के बाद भी नूह वीडियो को देखता रहा। आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया कि उन्हें ये सब सहना पड़ा? आर्केव ने पूछा। वह आत्मा धार्मिक लहजे में नहीं पूछ रहा है, मानो सैम की नैतिक ईमानदारी पर सवाल उठा रहा हो। वह इससे बेहतर जानता था और उसने खुद भी बहुत सारे बुरे काम किए हैं। कोई भी खिलाड़ी वास्तव में संत नहीं है। कुमार के सवाल का जवाब देने से पहले सैम को जवाब देने का मौका भी नहीं मिला। उन्होंने उसे धोखा दिया। ये सैम का प्रकृति ग्रह के साथ युद्ध था। इस ग्रह के लोगों को ओलंपियन देवताओं से एक श्राप मिला था। देवताओं ने प्रकृति को एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया और उनसे निपटने के लिए इस ग्रह पर उतरे। सैम वहीं खड़ा रहा और वापस लड़ा। उस युद्ध में लगभग कोई हताहत नहीं हुआ। हमेशा की तरह वह परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो गया। कुमार ने आगे बढ़ते हुए सैम की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और फिर अपनी बात जारी रखी। हालांकि ये लोग सैम की तकनीक छीनना चाहते थे और उसे जहर देने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए उन्होंने जाने से पहले ये टावर लगा दिए। कम से कम कार्तिकेय और पुजारिन ने मुझे यही बताया है। आप जिस पुजारिन के बारे में बात कर रहे हैं वह कौन है? नूह ने अचानक पूछा, जिससे कुमार के चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। वह कार्तिकेय की मित्र है और वह उस ग्रह पर सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थी। वह एकमात्र ऐसी व्यक्ति भी है जिसका कार्तिकेय की जानकारी के कारण सैम के साथ कोई विवाद नहीं हुआ। जब वह वहां था तो सैम उसके साथ उस मंदिर में रहा। नूह ने सिर हिलाया, लेकिन फिर भी कुमार को चेतावनी भरी नजर से देखा। सैम जो कुछ देर तक चुप रहा, उसने कुमार की ओर देखा और पूछा, तो आप कौन सा व्यक्तिगत उपकार चाहते हैं? क्या टावरों को निष्क्रिय करना चाहते हैं? कुमार ने अपने होंठ भींचे और सिर हिलाया। तुम मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो? क्या कार्तिकेय ने तुम्हें इसके लिए उकसाया है? नहीं, वास्तव में नहीं। हमने इस पर चर्चा की थी क्योंकि मैंने उससे आपकी प्रगति के बारे में पूछा था। जो कुछ हुआ उससे वह थोड़ा व्यथित था। जैसा कि मैंने कहा, प्रीस्टेस उसकी दोस्त है और यह उसका ग्रह है, इसलिए ये सब थोड़ा जटिल है। उसने कहा कि अगर तुम उन्हें माफ कर दो तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन उसने ये भी कहा कि वह तुमसे ऐसा नहीं मांग सकता। खैर, मैंने उन्हें इस तरह से मेरे साथ अन्याय करने के खिलाफ चेतावनी दी थी और कहा था कि इसके परिणाम भुगतने होंगे। सैम ने आह भरते हुए कहा, क्या तुम जश्न मनाने के बाद इस बारे में बात नहीं कर सकते थे? तुमने इस पुनर्मिलन की खुशी छीन ली। सैम ने शिकायत की और फिर कहा, अगर मैं ऐसा करता हूं तो आप पर मेरा बहुत बड़ा कर्ज होगा और मुझे उस ग्रह से भारी भरकम भुगतान की जरूरत होगी। मेरे लिए उस भुगतान को संभालने की जिम्मेदारी आपकी होगी। कुमार ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। तुम इतनी आसानी से सहमत हो गए? मैं क्या कर सकता हूँ? मैं नहीं चाहता कि आप अपने बाकी के प्रवास के दौरान अकादमिक क्षेत्र में शिकायत और रोना धोना करते रहें, है न? जहां तक मैं देख सकता हूं, हम शायद यहां कुछ दशकों तक भी रह सकते हैं। धन्यवाद, कुमार ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। हाँ, मुझे यकीन है कि कार्तिकेय की गांड चाटने में ये तुम्हारे लिए मददगार साबित होगा। सैम ने कुमार को एक कलाई बैंड देते हुए कहा और एक दस्तावेज भेजा। कुमार ने जब दस्तावेज की सामग्री देखी तो उनके कलाई बैंड में एक स्क्रीन दिखाई दी। ये सभी स्थितियां सैम के सामने थीं। क्या बकवास है! वह हालात को देखकर जोर से गाली देने से खुद को नहीं रोक सका। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? बेशक, मैंने उनकी रिहाई के लिए बहुत पहले ही शर्तें तैयार कर ली थीं। मुझे धोखा देने के बाद उस ग्रह के पास केवल 2 ही विकल्प हैं, एक तो वह जीवित रहते हुए मेरे लिए उपयोगी बने या फिर मरकर मेरे लिए उपयोगी बने। आपने जो जहर देखा वह ऐसी ही एक घटना है। मैं आपको सभी विवरण नहीं बताऊंगा, मैं आपको बस इतना बता सकता हूं कि वर्तमान स्थिति मूल रूप से उन्हें अंतिम उत्पादों में तैयार करने की है, जिन्हें मैं कुछ समय बाद प्राप्त कर सकता हूं।
अभी मैंने बस इतना किया है कि उन्हें वे परिस्थितियां दी हैं जो आपदा के बाद भी बनी रहनी चाहिए थी। अगर वे इससे मुक्ति चाहते हैं तो उन्हें इन शर्तों से सहमत होना चाहिए और आप ये सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि ये सभी शर्तें पूरी हों, और अगर वे किसी भी शर्त को पूरा नहीं करते हैं तो आपको उनके लिए सजा और मुझे मुआवजा देने वाला प्रवर्तक होना चाहिए। लेकिन कुमार कुछ कहना चाहता था, लेकिन सैम ने बीच में ही टोक दिया। कुमार, मैं तुम्हें अपना मित्र मानता हूं, लेकिन तुम ही हो जिसने यह विषय उठाया कि मैं उस व्यक्ति को माफ कर दूं जिसने मेरे साथ धोखा किया था, इसलिए तुम्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि अगर कोई और मुझसे पूछता तो मैं इन कठोर परिस्थितियों में भी उन्हें अकेला छोड़ने के लिए सहमत हो जाता? मैंने ये सूची केवल कार्तिकेय के लिए तैयार की थी, क्योंकि वे ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिनके नाम पर मैं विचार कर सकता था, लेकिन हमारी मित्रता कार्तिकेय के भगवान होने के बराबर है। आप मुझे जानते हैं, आपने मुझे बढ़ते हुए देखा है और आप जानते हैं कि मैं शुरू में क्या करता। ये सबसे अच्छा है जो मैं कर सकता हूँ। सैम ने फिर कुछ नहीं कहा और जाने के लिए खड़ा हो गया। आप दोपहर का भोजन कर सकते हैं, यह मेरे खर्चे पर है। वह कमरे से बाहर चला गया। अर्किव ने कुमार के कंधे थपथपाने से पहले उन दोनों को देखा। कोई निर्णय लेने से पहले सोचो दोस्त। वह सैम के पीछे पीछे बाहर चला गया। नूह और कुमार वहां अकेले रह गए। तुम्हें लगता है कि मैंने उसके साथ अपनी दोस्ती खराब कर ली है? कुमार ने पूछा। नूह एक क्षण चुप रहा और फिर पूछा, अगर किसी ने तुम्हें धोखा दिया होता और सैम तुमसे माफी मांगने आता तो तुम क्या करते? सिर्फ सामान्य विश्वासघात नहीं, अगर वो तुम्हें मारने की कोशिश करता तो क्या तुम उसे आसानी से माफ कर पाते? तब तुम सैम के बारे में क्या सोचोगे? जिसने तुम्हें अपना दोस्त माना वो तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति को माफ करने के लिए कह रहा है जिसने तुम्हें मारने की कोशिश की। इसके अलावा सैम ने वास्तव में उनके ग्रह को आपदा से बचाया। आपको प्रकृति के साथ युद्ध की स्थिति याद है। आप जानते हैं कि यह कितना कठिन है, और सैम को उसमें देवताओं के खिलाफ लड़ना पड़ता है, चाहे वह खेल के लिए हो, लेकिन प्रत्यक्ष लाभार्थी उस ग्रह के लोग हैं। वे उसकी वजह से बच गए। उसकी वजह से उन्हें लगभग कोई जान नहीं गंवानी पड़ी। ऐसे विश्वासघात के बाद आप उससे कैसी प्रतिक्रिया की उम्मीद करते हैं? मेरी राय में सैम काफी नर्म हो गया है। क्या आपको याद है कि उसने डेसोलेट में उस कबीले के साथ क्या किया था, जिसने उसके एक साथी का अपहरण कर लिया था? उसने अपने हाथों से उन सभी को मार डाला था। ब्लैक वाटर संगठन, उन्होंने इसे स्वयं ही उखाड़ फेंका, जबकि एक साम्राज्य के लिए भी इससे निपटना कठिन था, वह भी केवल इसलिए क्योंकि उनके एक मित्र की उस संगठन के प्रति दुश्मनी थी। हुसैन संप्रदाय के एक अन्य व्यक्ति ने इसे जला दिया क्योंकि उसके एक अन्य मित्र को इससे समस्या थी। उसने मूलतः अपने मित्रों के कारण उजाड़ प्रदेश के परिदृश्य को बदल दिया, और अब कुछ लोग जिन्हें उसने देवताओं के क्रोध को झेलते हुए बचाया था उसे निर्दयतापूर्वक मारने की कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है अगर वह पहले जैसा होता तो क्या करता? मेरी राय में वह बहुत नर्म हो गया है। उसने उन्हें बस वही विक्तियां दी जो उसने उनसे छीन ली थी। तो मैंने सचमुच गलती की। मैं ऐसा नहीं कहूंगा, मैं बस इतना कहूंगा कि अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं उनसे ऐसी कोई बात नहीं मांगता। नूह ने यह कहते हुए आह भरी। आर्किव उन सभी का दोस्त है, लेकिन वह सैम को ज्यादा महत्व देता है क्योंकि सैम ने पैलेस ऑफ इनहेरिटेंस में उसकी जान बचाई थी। उनके बीच गहरा रिश्ता था, इसलिए उसने कुमार को छोड़कर सैम के पास जाने का फैसला किया। नूह ऐसा नहीं कर सकता था। वह कुमार से प्यार करती थी और अपने दोस्त के खिलाफ एक भी गलती उसे छोड़ने के लिए मजबूर नहीं कर सकती थी। उसने उसे कसकर पकड़ लिया और कुछ देर तक वहीं बैठी रही, फिर दोनों चले गए। जब कुमार ने उसके सामने ऐसा प्रस्ताव रखा तो सैम को थोड़ी निराशा हुई। वह एक अनोखी स्थिति में था। उन सभी के साथ जो कुछ भी हुआ था उसे देखते हुए कुमार को जाने देना अनुचित लगा, और उसे ये भी लगा कि शायद कार्तिकेय ने उसे ऐसा करने के लिए प्रेरित किया। हालांकि कुमार को सैम से इस बारे में न पूछने की हिम्मत होनी चाहिए, लेकिन उसने फिर भी पूछा, इसलिए वह केवल यही कर सकता था। वह उसे वह देगा जो वह चाहता है, और अभी के लिए उसे उन दोनों के बीच कुछ दूरी रखनी चाहिए। अर्किव ने सैम को पकड़ लिया और पूछा, तो सब कैसा चल रहा है? हब नाम की वो चीज, क्या ये तुम्हारा काम है? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। सैम ने भी मुस्कुराकर सिर हिलाया। और कौन इससे बना सकता है? मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा अहंकार कहीं नहीं गया। अर्किव ने जवाब दिया, बेशक, मैं क्या कर सकता हूं? यह एक जन्मजात गुण है। सैम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वैसे हालात कैसे हैं? क्या कोई महत्वपूर्ण बात है जो मुझे जाननी चाहिए? सैम ने उसे एक कलाई बैंड दिया और कहा, जल्द ही आपके क्षेत्र में हब पूरा हो जाएगा। उस समय एक धातु का पक्षी आकर आपसे मिलेगा। यदि आप में से कोई क्रू मेंबर है तो मुझे उनके नाम बता दें। मैं नहीं चाहता कि आप लोग मेरी योजनाओं में बह जाएं। मेरे साथ बहुत ही कम लोग हैं। आखिरकार तुमने सीख लिया, अपनी खुद की टीम होना महत्वपूर्ण है। हाँ, मैंने सीखा। वैसे यहाँ और क्या है? इन लोगों के मानक क्या हैं? क्या वे अच्छे हैं? मैंने देखा कि शीर्ष 10 में पूरी तरह से आपके दल का कब्जा है। वे बुरे नहीं हैं, बस औसत से ऊपर हैं। कुछ चुनिंदा लोगों को छोड़कर बाकी वास्तव में उल्लेखनीय नहीं है। हालांकि मैंने सुना है कि यह जल्द ही बदल जाएगा। सैम ने कुछ जानकारी देनी शुरू की। इसमें वह भी शामिल था जो लिंग तियान ने उसे बताया था। मुझे लगता है मुझे बेहतर तैयारी करनी चाहिए। सैम ने आर्किव के जवाब पर सिर हिलाया। वे थोड़ी देर तक बातें करते रहे। बेशक अपने दोस्तों के आने से सैम की योजनाओं में कोई बाधा नहीं आई। वे आगे बढ़ते रहे, खास तौर पर 2 मोर्चों पर। और जिस समय सैम आर्किव से बात कर रहा था उस समय ज़ीउस अकादमी में कुछ बैठकें चल रही थी जो सैम की योजनाओं को गति देंगी और उसे बेहतर ढंग से आगे बढ़ने में मदद करेगी। छात्र परिषद के बीच एक बैठक। पल के साथ उनकी छात्र परिषद के बाकी सदस्य भी हैं, जिनमें क्रिस्टोस और कुछ ग्रेड 4 के छात्र भी शामिल हैं। इस बैठक का एजेंडा स्टोन नामक उपद्रव को समाप्त करना है। वह व्यक्ति हर दिन हमारे छात्रों को निशाना बना रहा है और उसके पास हमेशा भागने की एक आसान योजना होती है। हम उसे पकड़ने में असमर्थ रहे। इसका एक कारण ये था कि हमने शुरुआत में उसे कम आंका था और उस पर कोई ध्यान देने की जहमत नहीं उठाई।
सम्मान समारोह में उसने जो स्टंट किया उसके बाद हमने उसे अनदेखा कर दिया क्योंकि वह ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि उनकी हरकतें और भी साहसिक होती जा रही हैं। पल ने इस पर खिल्ली उड़ाई, वह भी खुलेआम। सीनियर ने उसकी तरफ देखा और भौहें सिकोड़ ली। वह बहुत नाराज है लेकिन वह उस पर अपना संयम नहीं खो सकता। तुम कुछ कहना चाहती हो पल? एक अन्य वरिष्ठ व्यक्ति ने, जो स्वयं भी महिला थी, पूछा। मेरे लिए चुप रहना बेहतर है। विद्यार्थी परिषद मेरी बिगड़ी हुई जबान को नहीं संभाल पाएगी। यही बेहतर है। इसकी चिंता मत करो, बस इसे जोर से कहो। उसी महिला ने वक्ता को टोकते हुए कहा जो आगे बोलने वाला था। पल ने कंधे उचकाए और बोली, सीनियर के मुंह से ऐसी बकवास सुनना बहुत अजीब है। और वह सीधा चेहरा, आप मुझे वह बकवास बेच सकते थे, कोई समस्या नहीं अगर मुझे पहले से इसकी जानकारी नहीं होती। आपका क्या मतलब है? ऐसा मत करो जैसे हम सब लोग इसके बारे में नहीं जानते। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि स्टोन एक समस्या है, लेकिन किसी ने मेरी बात सुनने की जहमत नहीं उठाई, खास तौर पर तब जब उसने सूची में सबसे नीचे के कुछ छोटे लोगों को ही निशाना बनाया। यह न तो कम आंकना था, न ही यह कोई गलत अनुमान था। आप पक्षपातपूर्ण थे और कुछ भी नहीं करना चाहते थे क्योंकि इसमें आपके लिए कोई लाभ नहीं था। अब जबकि स्टोन के पंजे नोबल लीग और उनके रिश्तेदारों के खिलाफ भी खुल गए हैं, हर कोई उससे निपटने के लिए चिंतित हो गया। बस जो है उसे वैसा ही कहो और कुछ रोती बिलखती कुतिया की तरह इसे मत छुपाओ। कम से कम लालची और स्वार्थी होना ज़ीउस अकादमी के मूल्यों के अनुरूप है। ईमानदारी से कहूं तो ऐसा अभिनय करना कि तुम्हारे पास कुछ विशेष नैतिक उच्च आधार हैं, घृणित है। पल के इस गुस्से से कमरे में मौजूद सभी लोग चुप हो गए, सिवाय उस महिला सीनियर के जो चेहरे पर बड़ी मुस्कान लिए मुस्कुरा रही थी। वह जानती थी कि ऐसा होगा, यही कारण था कि उसने पल को उकसाया। पल ने बार बार छात्र परिषद से सहायता मांगी थी। वह इसे नियमों के साथ संभालना चाहती थी। वह अपनी सेना को खुद ले जा सकती थी, लेकिन सम्मान समारोह के साथ साथ रैंकिंग के कारण उस पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। बहुत से लोग पहले से ही गपशप कर रहे हैं कि पल पहले से ही हैज़ बीन बन चुकी है। वह शीर्ष 10 में नहीं है और उन्होंने सम्मान समारोह में भी अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। स्टोन, जो समारोह में बहुत ज्यादा ध्यान आकर्षित करने वाली व्यक्ति थी, पल की ईर्ष्या का लक्ष्य बन सकती है। बेशक इसमें से अधिकांश उसकी अपनी अटकलें थीं। संक्षेप में, उसके पास छात्र परिषद के लिए एक लंबा चौड़ा बहाना था कि वह उसके बजाय कार्रवाई करे, लेकिन उन्होंने उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने उससे कहा कि वे किसी उभरते हुए व्यक्ति पर हमला करके उसे निशाना नहीं बना सकते, सिर्फ इसलिए कि उनके कुछ छात्र हार गए। जहां तक पल की उनसे व्यक्तिगत दुश्मनी का सवाल है, उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब जब नोबल लीग को हार का सामना करना पड़ा है तो वे उससे तुरंत निपटना चाहते हैं। यदि स्टोन के विनाश में उसका अपना निहित स्वार्थ न होता तो वह उठकर चली जाती। उनकी छोटी सी गड़बड़ी के बाद बैठक जारी रही। निष्कर्ष सरल है, उन्होंने यह अनुमान लगाने का फैसला किया कि अगला लक्ष्य कौन होगा और वे कुछ विशेष संचार टोकन के साथ साथ कुछ छिपे हुए गार्ड भी देने जा रहे हैं। ये गार्ड स्टोन के हमला शुरू करते ही उसे वश में करने की कोशिश करेंगे। उसी समय संचार टोकन उनके कुछ अन्य टीम सदस्यों को सूचित करेगा और वे आकर स्टोन को पकड़ लेंगे। जब तक वे सिटी गार्डों के सामने स्टोन को पकड़ लेते हैं तब तक वे अपने अकादमी के दायरे में उससे निपट सकते हैं। वहां उनका प्रभाव अधिक होगा और वे इस पर रोक लगा सकेंगे। जब यह मीटिंग हो रही थी तब एक और मीटिंग हुई। हालांकि यह छात्रों के बीच की मीटिंग नहीं थी, बल्कि यह प्रशिक्षकों के बीच की मीटिंग थी। उनमें से किसी को भी बड़ा नहीं माना जाता, वे अकादमी के थोड़े ज्यादा अनुभवी प्रशिक्षक हैं। डीन ने आधिकारिक तौर पर हमें इव और हमारे ज़ीउस अकादमी के प्रति उसके अनादर से निपटने के लिए पूर्ण अधिकार दिए हैं। हमारे एल्डर ने हमारे एक कीमती उम्मीदवार को बचाने के लिए फ्रेशमैन टूर्नामेंट में प्रतियोगिता को बाधित कर दिया। इव, जो परीक्षा का निरीक्षक था, उसने हमारे ज़ीउस अकादमी को तब भी कोई सम्मान नहीं दिया जब हम प्रतियोगिता से हट गए। इसके कारण हमारी बहुत प्रतिष्ठा नष्ट हो गई। थोर अकादमी के साथ हमारी बातचीत से पता चला कि उन्होंने कोई जिम्मेदारी नहीं ली है और घोषित किया है कि यह पूरी तरह से इव के कंधों पर है। यहाँ तक कि इव ने दावा किया कि वह पूरी जिम्मेदारी लेगा और ज़ीउस अकादमी से कोई भी उसके दरवाजे पर जाकर दस्तक दे सकता है। उसने हमें चुनौती दी कि हम उसके दरवाजे पर दस्तक देकर अपनी हिम्मत की परीक्षा लें और उसे उसकी गलती स्वीकार करने के लिए मजबूर करें। ये हमारी गरिमा और आत्मसम्मान की परीक्षा है। हम इस मुद्दे से निपटने के लिए ही यह बैठक बुला रहे हैं। अब कृपया सभी लोग इस मुद्दे से निपटने के लिए उपयुक्त दृष्टिकोण बताएं। इस निर्देश से विषय खुल गया। दूसरे प्रशिक्षकों में से एक ने तुरंत अपना हाथ उठाया और पूछा, क्या इव वही राक्षसी छात्र नहीं है जो कुछ साल पहले सामने आया था? वही जिसने चौथी कक्षा में पढ़ते हुए एक शिक्षक की पिटाई कर दी थी? सभी ने बस सिर हिलाया। सवाल ज्यादातर बयानबाजी वाला था, हालांकि उस एक सवाल ने सभी को बोलने से रोक दिया। उस समय इव ने जिस प्रशिक्षक को हराया था वह उस समय उनके बराबर ही था। हालांकि यह लड़ाई इव के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं थी और उसे बहुत नुकसान पहुंचा, लेकिन प्रशिक्षक के लिए यह और भी बुरा था, क्योंकि प्रशिक्षक ने इव की मां के बारे में कुछ टिप्पणी की थी। इसलिए इव ने पूरे अकादमी में प्रशिक्षक का पीछा किया। अपने टूटे हुए हाथ, टूटी हुई पसलियों और यहाँ तक कि अपने एक पैर के कुचल जाने तथा पूरे शरीर पर जलने के घावों के साथ उसने अपने बाएं हाथ और आधी टूटी हुई कुल्हाड़ी का उपयोग उस प्रशिक्षक का सिर काटने के लिए किया, जबकि वह अभी भी डीन के कार्यालय के सामने था। वहां इव बेहोश हो गया, लेकिन वह गिरा नहीं। इसके बजाय वह बेहोशी की हालत में भी पत्थर के खंभे की तरह सीधा खड़ा रहा। ओलाफ के बाहर आने तक एक भी चिकित्सक ने उसे छूने की हिम्मत नहीं की और एक चिकित्सक को इव को ठीक करने के लिए मजबूर किया। उस समय वह प्रशिक्षकों के लिए एक दुष्स्वप्न बन गया था। अक्सर ऐसा होता है कि लोग कुछ चीजें नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि वे असंभव हैं। एक बार जब उन्हें ये संभव लगने लगा तो ज्यादा से ज्यादा लोग ऐसा करने की कोशिश करेंगे। इव द्वारा प्रशिक्षक का सिर काटने में मिली सफलता के बाद से कई प्रतिभाशाली छात्र हैं जिन्होंने प्रशिक्षकों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश की, लेकिन वे पूरी तरह से हार गए। कई ऐसे मामले सामने आए जिनसे अकादमी की पदानुक्रमिक संरचना लगभग खतरे में पड़ गई। इससे लगभग ग्रेड 5 की स्थापना की नौबत आ गई।
सभी प्रशिक्षकों को अपनी रीढ़ की हड्डी में सिहरन सी महसूस हुई। अब उन्हें उस आदमी से निपटना होगा। अपने आप उन्हें लगभग ऐसा लगा कि यह असंभव है। हालांकि उन्हें कुछ योजनाएं बनानी पड़ी और एक बार जब वे तैयार हो गए तो वे अपने मन में किसी तरह की व्यवहार्यता को प्रकट करने में कामयाब रहे। उन्हें धीरे धीरे विश्वास हो गया कि उनके पास एक मौका हो सकता है। एक विशेष योजना पर सहमत होने के बाद बैठक जल्द ही समाप्त हो गई। सैम और आर्किव ओलंपियन क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। जब वे एक सड़क पर पहुंचते हैं तो वे एक सुखद समय बिता रहे होते हैं। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? आर्किव ने पूछा। मेरी नवीनतम रचना देख रहा हूँ। सैम ने मुस्कुराते हुए स्टोन की ओर इशारा किया। आर्किव को थोड़ा आश्चर्य हुआ। आखिर कौन कभी कल्पना कर सकता है कि सृजन एक साथी व्यक्ति हो सकता है? लेकिन वह जानता था कि सैम की रचनाएं कितनी विलक्षण हो सकती हैं। वह बस वहीं रुका रहा और शो देखने का इंतजार करता रहा। स्टोन सड़क पर ऐसे चल रहा था जैसे कि यह कोई आम दोपहर हो। सड़क के कोने पर अचानक वह हरकत में आया और तेजी से आगे बढ़ा। ज़्यूस अकादमी की वर्दी पहने एक युवक उसके पास आ रहा था। स्टोन के अचानक आने से वह अचंभित रह गया। बूम! स्टोन ने उसे जमीन पर पटक दिया और वे दोनों कुछ फीट तक जमीन पर फिसलते रहे, फिर रुक गए। स्टोन ने उस स्थिति को पकड़ लिया और पागलों की तरह लक्ष्य पर प्रहार करना शुरू कर दिया। ज़्यूस अकादमी के छात्र को लगा कि एक पल के लिए उसके शरीर में जान आ गई और फिर वापस आ गई। वह सांस नहीं ले पा रहा था, ठीक से देख नहीं पा रहा था और अपने शरीर को भी महसूस नहीं कर पा रहा था। उसने खुद को शांत करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह स्टोन के हमलों से बचाव के लिए अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा भी नहीं जुटा पाया। हालांकि वह अपने भंडार से टोकन निकालने में कामयाब रहा और उसे कुचल दिया। स्टोन को पीछे से कुछ ऊर्जा में उतार चढ़ाव महसूस हुआ। स्वूश! एक पहिया किक उसके सिर के पास से गुजरी। उसने मुश्किल से उसे चकमा दिया और नए लोगों को सतर्कता से देखा। 3 लोग हैं जिन्होंने स्टोन को चारों तरफ से घेर रखा है। वे सभी नए छात्र हैं और एक नज़र में ही उसने उन्हें पहचान लिया। जब भी वह प्रशिक्षण नहीं ले रहा होता या लक्ष्यों से नहीं लड़ रहा होता तो वह ज़्यूस अकादमी के बारे में जानकारी हासिल करने की पूरी कोशिश करता। उन्होंने इन तीनों को तुरंत पहचान लिया। वे ज़्यूस अकादमी या सभी ओलंपियन अकादमियों में शीर्ष 25 में शुमार हैं। वे वास्तव में अच्छे हैं। बेशक जिस किसी ने भी समारोह में स्टोन का प्रदर्शन देखा था उसे 3 से अधिक औसत से बेहतर खिलाड़ी भेजने चाहिए थे और ज़्यूस अकादमी के लोग इतने मूर्ख नहीं हैं कि उन्हें इसका एहसास न हो। स्टोन लड़ने के लिए तैयार था, तभी उसे पीछे से किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। हवा में एक तीर लगभग उसे लग गया। ये तीर इतना छिपकर आया कि वह मुश्किल से ही इसके ऊर्जा उतार चढ़ाव को पकड़ पाया। आखिरी क्षण में उसने लक्ष्य की ओर झपट्टा मारते हुए तीर को एक तरफ पटक दिया। वह अपनी रणनीति नहीं बदलना चाहता था। उसने तीरों और अपने आसपास के तीनों के हमलों को चकमा दिया और लक्ष्य तक पहुंच गया। लक्ष्य पर उसी जगह हमला करने के बजाय उसने उसे लात मारी और उस लात ने उस आदमी को सड़क के दूर छोर पर फेंक दिया। स्टोन की ऊर्जा बढ़ गई क्योंकि उसने जमीन पर लात मारी और खुद को क्षैतिज रूप से फेंक दिया। वह हवा में गोली की तरह चीरता हुआ जा रहा था और बिना समय गंवाए दूसरे छोर पर पहुंच गया। वह अपनी गति से लड़ाई को नियंत्रित करना चाहता था, चूंकि दूसरा पक्ष उसे संख्या और लंबी दूरी के हमलों से वश में करना चाहता था, इसलिए वह उन दोनों की पहुंच से बाहर हो जाएगा। अगली बात जो उन्होंने देखी वह ये थी कि शहर में स्टोन ने सड़कों पर एक कल्टीवेटर को ड्रिबल किया। उसने लक्ष्य को गेंद की तरह इस्तेमाल किया और हर किक से दूसरे पक्ष को हवा में फेंका या इमारतों से गुजरते हुए और कभी कभी सड़क पर गड्ढे छोड़ दिए। पहला तीर विफल होने के बाद एक भी तीर उसके पास नहीं गिरा और जो 3 लोग उसे घेरना चाहते थे वे उसे पकड़ नहीं पाए। हालांकि वे घबराए नहीं, क्योंकि यह उनकी योजना का पूरा विस्तार नहीं था और केवल शुरुआत थी। लड़ाई में उनके हस्तक्षेप के ठीक 5 मिनट बाद स्टोन को लगा कि उसकी पीठ पर कहीं ज्यादा खतरनाक उपस्थिति है। उसने जल्दी से लक्ष्य को उठाया और उसे मांस की ढाल के रूप में इस्तेमाल करते हुए पीछे मुड़ गया और उस पर लक्षित हमला बंद हो गया। ग्रेड 2 का एक छात्र अपने पैर को लक्ष्य के गले पर रखकर हवा में उड़ रहा है। उसकी नजर स्टोन से मिली। आज तुम मर चुके हो, कोई भी शहर का रक्षक तुम्हें बचाने नहीं जा रहा है। बोलते समय वो लक्ष्य से भटक गया और उसने स्टोन के कंधे पर एक किक मारी। स्टोन ने हमले को रोक दिया, लेकिन फिर भी वह सड़क पर गिरते समय सेना की पकड़ से दूर चला गया। वह मुस्कुराकर खड़ा हो गया। हम उस बारे में देखेंगे। तुम उस आदमी के लिए बहुत ज्यादा आश्वस्त हो जो मरने वाला है। आप ऐसा सोचना चाहेंगे, है ना? बहुत बुरा हुआ, मैं पूरी तैयारी के साथ आया था। स्टोन ने पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया। सैम ने कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और उसे सैम पर पूरा भरोसा था। अगले ही पल सीनियर को लगा कि 3 लोग उन पर हमला करने वाले हैं। सिया, ज्ञान और ज्वाला। वे तीनों दिखाई दिए, हालांकि वे अपने भेष में थे। वे काले वस्त्र पहने हुए हैं और अपने चेहरे को खोपड़ी के मुखौटे से पूरी तरह से ढंके हुए हैं और वे ऐसे चमक रहे हैं जैसे कि उनमें आग लगी हो। छाती के बाईं ओर और वस्त्र के पीछे जलती हुई खोपड़ियां उकेरी गई हैं। ये समझने के लिए किसी प्रतिभा की आवश्यकता नहीं है कि वे किस संगठन से संबंधित हैं और वे यहाँ क्यों हैं। ज्वलंत खोपड़ियां, सीनियर ने अचानक आश्चर्य से पूछा। उन्होंने तुरंत ही समाचार देने के लिए अपना संचार माध्यम निकाला। हालांकि तीनों नए आगंतुकों का ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। बूम! एक धमाके के साथ एक फीनिक्स जो आग की लिपटों से भरा हुआ था सीनियर के पीछे से आया और उस पर हमला कर दिया। जब वह चकमा देकर भागा तो सिया उस स्थान पर उसके प्रकट होने का इंतजार कर रही थी। उसने सीधे उसके गले पर हमला किया। सीनियर ने बड़ी मुश्किल से उसे चकमा दिया और इससे वह पीछे से ज्ञान के हमले के सामने कमजोर हो गया। ज्वाला ने युद्ध के मैदान पर नियंत्रण कर लिया है। उसे हर हमले में अपनी सारी ताकत लगानी होगी। वह एक मध्यम स्तर के दिव्य विमान दीक्षा साधक से लड़ रही है। वह वास्तव में पीछे हटने का जोखिम नहीं उठा सकती। अगर उसके हमलों से कोई खतरा पैदा होता है तो उसे पूरी ताकत लगानी होगी। इससे सीनियर सतर्क हो गया और यद्यपि वह ज्वाला को बाधित करने के लिए लंबी दूरी के ऊर्जा हमले कर रहा है, सिया और ज्ञान उसके लिए किसी भी प्रकार की सटीकता बनाए रखना कठिन बना रहे हैं। वे तीनों उससे निपटने के लिए पूरी तरह से उपयुक्त हैं।
उसके लिए सबसे बुरी बात यह है कि ऐसा लगता है कि वे उसकी सभी कमजोरियों को जानते हैं। वे हमेशा उसके अंधे स्थानों और कमजोर स्थानों पर रहते हैं और उसके शरीर के सबसे खतरनाक हिस्सों पर निशाना साधते हैं। उसे हमेशा चौकन्ना रहना पड़ता था। उसे स्टोन की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उसे सावधान रहना था ताकि वह अपनी जान न गंवा दे। इस बीच स्टोन ने खुद को व्यस्त कर लिया। उसने लक्ष्य को उठाया और उसे आसमान में फेंक दिया। उसने जमीन पर लात मारी और खुद को गोली की तरह उड़ा लिया। उन्होंने लक्ष्य को एक और लात मारकर गिरा दिया और इससे पहले कि वह गिरता, स्टोन ने अपनी गति बढ़ा दी और लक्ष्य की गति को रोककर उसे एक बार फिर लात मार दी। उसने अकेले ही टेनिस खेलना शुरू कर दिया। रैकेट की जगह उसने अपने पैर का इस्तेमाल किया और गेंद की जगह उसने लक्ष्य का इस्तेमाल किया। ये सजा क्रूर थी। जल्द ही हर किक के साथ लक्ष्य के शरीर से खून बहने लगा और लक्ष्य के शरीर से मांस के छोटे छोटे टुकड़े निकलने लगे। जब शहर के गार्ड अंततः वहां पहुंचे तो स्टोन ने एक अंतिम हमला किया और जमीन पर गिर पड़ा, फिर नीचे आकर आत्मसमर्पण कर दिया। बहुत बुरा हुआ। अगर व्यक्ति विरोध नहीं कर रहा है तो शहर के गार्ड कुछ नहीं कर सकते। वे स्टोन को वहीं मार डालना चाहते थे और उन्हें पता था कि उन्हें ज़्यूस अकादमी से एक अच्छा इनाम मिलेगा। उसी समय जलती खोपड़ी वाली पोशाक पहने तीनों ने भी जो कुछ भी कर रहे थे उसे रोक दिया। सीनियर एक गड्ढे में लेटा हुआ है और थका हुआ शहर के पहरेदारों को देख रहा है। काश वे पहले आ जाते, लेकिन इसके लिए वह केवल अपने आप को ही दोषी मान सकता था। वह वही था जिसने शहर के पहरेदारों को तुरंत वहां न आने का निर्देश दिया था। जब वह सोच रहा था, सिया ने एक छोटा सा घन निकाला और उसे सक्रिय करने के बाद उस पर फेंक दिया। अगले ही क्षण एक खामोश विस्फोट के साथ ऊर्जा की कुछ धारें सीनियर के शरीर में घुस गईं। तुम क्या बकवास कर रहे हो? नगर के पहरेदार हमला करने ही वाले थे, लेकिन उन तीनों ने अपने हाथ उठाकर दिखा दिया कि उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है। एक गार्ड ने सीनियर की जांच करने से पहले ज़्यूस अकादमी के किसी व्यक्ति से संपर्क किया। सीनियर का शरीर लकवाग्रस्त है। वह होश में नहीं था, लेकिन वह निश्चित रूप से अपने होश में नहीं था। उसे अपने आसपास के माहौल से ऐसा लग रहा था कि वह पागल होने वाला है। उसकी ऊर्जा तेजी से घूम रही है, लेकिन उसका परिसंचरण पथ बिल्कुल आदर्श नहीं है। ये बहुत अव्यवस्थित और अस्थिर है। वह मौत के कगार पर है, लेकिन किसी कारणवश अजीब बात यह है कि ऐसा नहीं लगता कि वह मरेगा। शहर के सुरक्षाकर्मियों ने उन चारों को गिरफ्तार कर लिया। इसी समय क्रिस्टोस दूसरी कक्षा के छात्रों के एक समूह के साथ आया। उन्हें छोड़ दो, जो हुआ उसे भूल जाओ, हम उनका ख्याल रखेंगे, क्रिस्टोस का एक अनुचर चिल्लाया। स्टोन वहीं रुक गया और नए आगंतुकों को देखने लगा। क्या तुम खुद ही इसका ख्याल रखना चाहते हो? तुम्हें यह अच्छा लगेगा, है ना? ओलंपियनों की खासियत ये सोचना कि आप जो चाहे कर सकते हैं और बच सकते हैं। न्यूज़ीफ्लैश बेवकूफों, ये हर बार ऐसा नहीं होता। कभी कभी प्रतिशोध आता है और आपको अपने मखमली गधे में काटता है। इस बार मैं ही बदला चुकाने वाला हूं और आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। स्टोन के करीब आते ही क्रिस्टोस ने दांत पीस लिए। वह उसकी आंखों में देखकर बोला, मैंने तुम्हारे बारे में कुछ जानकारी खोजी है। तुम कोई नहीं हो। तुम्हें ऐसे दावे नहीं करने चाहिए। तुम एक गुलाम थे। तुम सिर्फ कॉलर पहनने और खदानों की अंधेरी सुरंगों में पत्थर ढोने के लिए ही उपयुक्त हो। जब तुम्हें कुछ दिया जाए तो खा लो, जब तुमसे कहा जाए कि तुम ये कर सकते हो तो मत त्याग दो। यही एकमात्र उपयुक्त जीवन है। तुम अकादमी के नियमों के पीछे छिप सकते हो, लेकिन जब तुम इस दायरे से बाहर होगे तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर सकते हो? मैं तुम्हें अपने कब्जे में ले लूंगा। इस अकादमी के दायरे में भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं नहीं कर सकता, अगर मैं तुम्हें अपने कब्जे में लेने में कामयाब हो जाऊं। आपको क्या लगता है कि इस दायरे से बाहर मैं क्या करने में सक्षम हूं? मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा कि तुम्हारा अतीत का यातनापूर्ण दास जीवन एक स्वर्गीय आशीर्वाद बन जाए। स्टोन ने धमकी सुनकर मुस्कुराया। उसने एक पल के लिए कुछ नहीं कहा और क्रिस्टोस को अपनी मुस्कान देखने दी। क्या आप बस इतना ही सोच सकते हैं? मुझे मेरे पिछले जीवन के बारे में बताना। बहुत ही मौलिक क्रिस्टोस। क्या आप जानते हैं कि मुझे कितनी बार अपमानित किया गया? क्या आप जानते हैं कि मुझे कितने तरीकों से अपमानित किया गया? मुझे आपके अकादमी के गार्डों ने आपके गेट के ठीक बाहर कुचल दिया था। मैं इससे उबरने में कामयाब रहा। क्या आपको लगता है कि आप मुझे सिर्फ शब्दों से दबा सकते हैं? फिर से विचार करना, जब बात गर्व और अहंकार की आती है तो हर किसी के पास आपके ओलंपियनों की तरह बड़ी छड़ी नहीं होती है। शहर के पहरेदारों ने स्टोन और जलती हुई खोपड़ियों को घसीट कर ले गए। वे नहीं चाहते थे कि बहस और बढ़े। हालांकि सैम जो चाहता था वह पहले ही हो चुका था। इस पूरी बातचीत को कई पक्षी कठपुतलियों ने रिकॉर्ड कर लिया और यह जंगल की आग से भी तेजी से फैल गई। न केवल स्टोन ने लक्ष्य को किस प्रकार प्रताड़ित किया, बल्कि यह भी कि किस प्रकार ज्वलंत खोपड़ियों का प्रयोग किया गया, किस प्रकार उन्होंने ग्रेड 2 के एक वरिष्ठ छात्र को नष्ट कर दिया तथा क्रिस्टोस और स्टोन के बीच क्या आदान प्रदान हुआ। हर कोई सोच रहा था कि क्या वे चारों ट्रायल बाय कॉम्बैट का विकल्प चुनेंगे। अकादमिक क्षेत्र ने कभी भी ट्रायल बाय कॉम्बैट का इतना अधिक उपयोग नहीं देखा है। ये लंबे समय में पहली बार है। आमतौर पर लोग इसका विकल्प नहीं चुनते क्योंकि इसमें हमेशा हारने की संभावना होती है, खासकर तब जब वे चैंपियन चुन सकते हैं। विपक्ष हमेशा किसी बड़े और मजबूत खिलाड़ी को ला सकता है। वे हमेशा किसी ऐसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी को मैदान में उतार सकते हैं जो कभी किसी के जीवन में आया हो और उन्हें धूल चटा सकते हैं। लेकिन स्टोन को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने हमेशा ट्रायल बाय कॉम्बैट चुना। कभी कभी ये स्पष्ट होता है कि उनके पास ज्यादा मुकाबला अनुभव नहीं था, लेकिन उनका शरीर इसकी कमी की भरपाई कर रहा है। उन्होंने ऐसा प्रदर्शन किया जैसे कि वे मुकाबला करने के लिए बने थे और चूंकि अधिकांश समय विपक्ष के चैंपियन लक्ष्य के समान ही निम्न स्तर के होते हैं, इसलिए कोई भी उन पर जीत हासिल करने में कामयाब नहीं हो पाया। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा कुछ हिट फिल्में दी, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं। हालांकि अब जब फ्लेमिंग स्कल्स के बारे में खबर ज़्यूस अकादमी तक फैल गई तो छात्र परिषद ने कुछ कदम उठाए। पल अपने दम पर आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन क्रिस्टोस जिसका अहंकार आहत था वह नियंत्रण करना चाहता था। चिंता मत करो पल, मेरे पास इस काम के लिए सबसे अच्छे लोगों में से एक है। उन्होंने ब्रोंटे की ओर इशारा करते हुए कहा। उसने दबी हुई सांस में कोसा।
जैसे ही क्रिस्टोस और ब्रोंटे अपने दल के साथ स्टोन और अन्य 3 का सामना करने के लिए कोर्ट की ओर निकले। ब्रोंटे के अलावा उनके साथ 3 अन्य प्रथम श्रेणी के छात्र भी थे जो पिछले कुछ दिनों से विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत हब में प्रशिक्षण ले रहे थे। हम सभी युद्ध द्वारा सुनवाई की मांग करते हैं। जज के सामने पेश होते ही स्टोन ने यही पहली और एकमात्र बात कही। जज ने आह भरी। उसे इसकी उम्मीद थी और इस बार सही साबित होना थोड़ा थका देने वाला लगा। मिस्टर स्टोन, मैंने देखा है कि आप इस प्रवर्तन मुकदमे के लिए अक्सर आते हैं और मुझे पहले से ही पता है कि युद्ध द्वारा मुकदमा चलाना आपकी पसंदीदा विधि है। लेकिन क्या आपने कभी किसी अन्य विधि को चुनने के बारे में सोचा? शायद कोई समझौता या फिर अपराध स्वीकार कर लेना और सिर्फ राज्य की सजा भुगतना, जो संभवतः उससे बहुत कम होगी जो आपको तब भुगतना पड़ता अगर आप वास्तव में युद्ध में मुकदमा हार जाते। नहीं, मैंने इसके बारे में नहीं सोचा है। तो तुम्हें ऐसा करना चाहिए। मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर तुम ऐसा करते रहे तो तुम्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। मेरे पास तुम्हारे लिए एक और भी बेहतर सुझाव है। ज़्यूस अकादमी के साथ जुड़ने के बजाय तुम अकादमिक क्षेत्र में जो लेकर आए हो उस पर ध्यान केंद्रित करो। तुम एक प्रतिभाशाली लड़के लगते हो, मैं तुम्हें गिरते हुए देखना पसंद नहीं करता। मुझे खेद है माननीय, लेकिन मैं उस कारण पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूं जिसके लिए मैं अकादमी में आया हूं। अकादमी वर्तमान में मेरे किसी रिश्तेदार को कैद कर रही है। वे मुझे उस व्यक्ति से मिलने से रोक रहे हैं और इससे पहले कि वे उस व्यक्ति को मुझे सौंपे, इससे पहले कि वे उसे रिहा करें, मैं नहीं रुकूंगा। मैं ज़्यूस अकादमी को एक एक छात्र, एक एक ईंट से नष्ट कर दूंगा, भले ही मुझे अपना शेष जीवन यहीं बिताना पड़े। तब तक मैं उनके छात्रों पर आक्रमण करता रहूंगा और युद्ध द्वारा परीक्षण का विकल्प चुनता रहूंगा। उसके शब्दों ने कमरे में मौजूद बाकी लोगों को चौंका दिया, जज सहित। उसने क्रिस्टोस की ओर आश्चर्य से देखा। यह स्पष्ट है कि उनके मूल शब्द स्टोन के लिए केवल सुझाव और सलाह नहीं थे। वह जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे। अगर स्टोन कठोर होते और यह जानकारी नहीं देते तो वह इस तरह के सवालों को तब तक जारी रखते जब तक उन्हें जवाब नहीं मिल जाता। आखिरकार अगर कोई व्यक्ति युद्ध द्वारा मुकदमा चलाने का विकल्प चुनता है तो उसे मंजूरी देने वाला जज ही होना चाहिए। बेशक जज चाहे तो भी गलत को सही नहीं ठहरा सकता, लेकिन नियमों को इतना तोड़ना मरोड़ना फिर भी ठीक है और उसकी सीमा के भीतर है। क्रिस्टोस गहरी सोच में डूब गया। स्टोन के बयान के निहितार्थ को समझने के लिए उसका दिमाग सबसे तेज गति से चलने लगा। फिर उसे याद आया कि पल ने क्या कहा था। कुछ अक्कलें लगाई गईं। उसने जज को इशारा करते हुए सिर हिलाया और आगे बोलने के लिए कहा। स्टोन ने यह देखा और जज की तरफ मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक तिरस्कार था जो किसी के लिए भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। जज ने अपना गला साफ किया। उसे थोड़ा गुस्सा आया। इस तिरस्कार से उसे गुस्सा आया, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका। इसके बजाय उसने पूछताछ जारी रखी। क्या तुमने उस ज्वलंत खोपड़ी संगठन के साथ मिलीभगत की थी? वह संगठन जिसे अकादमिक क्षेत्र की कई अकादमियों द्वारा आतंकवादी संगठन माना गया था। स्टोन तुरंत कुछ नहीं बोला। उसने क्रिस्टोस की ओर देखा जो उत्सुकता से इंतजार कर रहा था और पूछा, इसे क्यों घसीट रहे हो? चलो मुकदमा खत्म कर दो। तुम्हें अंततः हर बात का जवाब पता चल जाएगा। जज को मजबूर करने के लिए इतनी दूर जाना। क्या तुम अकादमी के नियमों का थोड़ा सम्मान कर सकते हो? क्रिस्टोस ने भौहें उठाई और कहा, मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। जहां तक मैं देख रहा हूं, आप ये एकमात्र व्यक्ति हैं जो न्यायाधीश की अनदेखी करके राज्य के नियमों का अनादर कर रहे हैं। हाँ मिस्टर स्टोन, कृपया मेरे प्रश्न का उत्तर दें, जज ने एक बार फिर पूछा। लेकिन स्टोन ने कोई परवाह नहीं की और अपना शरीर पूरी तरह से क्रिस्टोस की ओर मोड़ लिया। अब हिम्मत जुटाओ। क्या ज़्यूस अकादमी में हिम्मत क्या होती है यह नहीं सिखाया जाता? अगर तुम में कुछ करने की हिम्मत है तो इसे स्वीकार करो। बेवकूफ मिस्टर स्टोन, जज ने अंततः स्टोन का ध्यान आकर्षित करते हुए चिल्लाया। यह क्या है? क्या आप जानते हैं कि न्यायाधीश और अदालत का अनादर करने की सजा क्या है? मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। इसके लिए भी आपको एक परीक्षण चलाने की आवश्यकता है और मैं युद्ध द्वारा परीक्षण का चयन करने जा रहा हूं। उसके शब्दों ने सभी को हैरान कर दिया। स्टोन ने फिर गहरी सांस ली और बोलना जारी रखा। आपके प्रश्न का उत्तर यह है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि फ्लेमिंग स्कल्स आतंकवादी संगठन है या नहीं। वे भाड़े के सैनिक हैं और मैंने उन्हें सुरक्षा के लिए रखा है। जब ज़्यूस अकादमी के ग्रेड 2 के छात्र ने मुझ पर पीछे से हमला किया तो वे आए और उसे पीट पीट कर अधमरा कर दिया। तो क्या वे मुकदमे का सामना करेंगे या वे भी आपके समान ही विकल्प चुनेंगे? बेशक वे युद्ध द्वारा परीक्षण का विकल्प चुनने जा रहे हैं। क्रिस्टोस ने जलती हुई खोपड़ियों से स्टोन और तीनों को देखा। अगर उसे विकल्प दिया जाए तो वह खुद ही कूदकर उन सभी को मार डालेगा। हालांकि उनके पास यह विशेषाधिकार नहीं है। क्रिस्टोस को इस बात की खुशी है कि वह तैयार है। वह ब्रोंटे को अपने साथ लेकर आए और बाकी 3 भी होनहार हैं। इसलिए उनका मानना था कि उनके पास अभी भी मौका है। मुकाबला तुरंत तय हो गया और ओलंपियनों ने टीम मुकाबला चुना। वे सभी एक साथ लड़ सकते हैं और जिस टीम के पास आखिरी एक बचा रहता है वह जीत जाती है। जब सभी उम्मीदवार मंच पर आ गए तो रेफरी ने मुकाबला शुरू करने का संकेत दिया। क्रिस्टोस और बाकी लोग इस लड़ाई का आनंद लेना चाह रहे थे। हालांकि शुरू करना जैसे ही घोषणा की गई, स्वूश बूम क्रैश, अगले ही पल तीनों ने अपनी चाल चली। ब्रोंटे और स्टोन को छोड़कर बाकी सभी लोग मंच पर चले गए और उन्होंने एक बहुत बड़ी चमक पैदा कर दी। जब दृश्य आखिरकार दिखाई देता है तो वे तीनों ओलंपियन पक्ष के 3 उम्मीदवारों पर अपने पैरों के साथ खड़े होते हैं। ब्रोंटे दंग रह गया। उन्हें दूसरे पक्ष से इतने बड़े प्रभुत्व की उम्मीद नहीं थी। स्टोन धीरे धीरे ब्रोंटे की ओर बढ़ा और बहुत धीमी आवाज में बोला, क्या तुम अब भी ब्रोंटे पर जाना चाहते हो? तुम्हें लगता है कि तुम जीत सकते हो? ब्रोंटे थोड़ा घबराया हुआ है। चारों ने उसे घेर लिया है। चारों ही मजबूत हैं। उसकी सहज प्रवृत्ति उसे उस मंच से दूर जाने के लिए कह रही है, लेकिन उसके दिल में बेचैनी और उत्तेजना की भावना भी है। एक जिज्ञासा जो उससे पूछ रही है कि क्या वह इस मंच से बाहर निकल सकता है। हालांकि जो व्यक्ति उसे संभाल रहा है या उसका प्रबंधन कर रहा है वह उतनी उत्सुकता वाला व्यक्ति नहीं है।
क्रिस्टोस ने तुरंत वापसी का आह्वान किया। ये बहुत ही हास्यास्पद है। वह अपने आप से कुछ बुदबुदाते हुए मुड़ा और चला गया। स्टोन और बाकी 3 लोग स्पष्ट रूप से निराश थे। उन्हें इतनी आसान स्थिति की उम्मीद नहीं थी। वे वास्तव में उस दिन ब्रोंटे को नष्ट करना चाहते थे, यहाँ तक कि सैम ने भी हरी झंडी दे दी थी। इससे पूरी नोबल लीग में आग लग जाती। हालांकि क्रिस्टोस इसके लिए बहुत ज्यादा काया है। उन्हें वापस जाकर सैम को रिपोर्ट करनी थी। सैम को इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। हमें उन पर थोड़ा और दबाव बनाने की जरूरत है। आशा करते हैं कि इवा के पक्ष में चीजें ठीक चल रही होंगी। कुछ दिन बीत गए। स्टोन ने अपनी खोज जारी रखी, लेकिन ओलंपियन पक्ष की प्रतिक्रिया फिर से धीमी हो गई। उस दिन ज़ियोस अकादमी ने आखिरकार थोर अकादमी से इवा से मिलने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल भेजा। वे ज़ियोस अकादमी के प्रति उसके भयानक अनादर के लिए उससे स्पष्टीकरण मांगना चाहते थे। जब प्रतिनिधिमंडल बैठक स्थल पर पहुंचा तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उन्होंने कोई कीड़ा खा लिया हो। हम वास्तव में यही मिल रहे हैं। 2 क्षेत्रों के बीच एक लगभग कूटनीतिक मुद्दे पर बैठक के लिए। क्या वह वास्तव में गंभीर है? प्रतिनिधिमंडल में शामिल प्रशिक्षकों में से एक ने पूछा। बाकी सभी ने कंधे उचकाए और आहें भरी जब वे सबसे सस्ते और सबसे गंदे बार में से एक में चले गए जो उन्होंने कभी देखा था। जब वे अंदर गए तो उनकी नज़र में एक भी व्यक्ति अकादमी से संबंधित नहीं था। वे सभी बूढ़े, कमजोर और थके हुए हैं। वे लोग हैं जो आकांक्षाओं के साथ अकादमी में आए थे, लेकिन दबाव और प्रतिस्पर्धा को झेल नहीं पाए और अंततः हार मान ली। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अकादमियों में अन्य लोगों के लिए भाड़े के सैनिकों या सहायकों के रूप में काम किया होगा। वे छोटे मोटे काम और मिशन करते हैं और जल्द ही वे उन नौकरियों के लिए उपयुक्त नहीं रह जाते। कम से कम यही पहली छाप थी जो उन्होंने इन उच्च और शक्तिशाली प्रशिक्षकों पर छोड़ी। इस गंदे बार के बीच में जो पूरी तरह से भरा हुआ है, एक बड़ी मेज है जहां केवल एक व्यक्ति बैठा है और एक सस्ती और हार्ड शराब का घूंट भर रहा है। कोई और नहीं बल्कि इवा। इवा ने नए आए समूह की ओर हाथ हिलाकर अभिवादन किया। समूह धीरे धीरे उसके पास पहुंचा तथा वहां मौजूद किसी भी चीज या व्यक्ति को छूने से बचने की कोशिश की। आपको बहुत घिनौना व्यवहार करने की जरूरत नहीं है। ये जगह किसी जानवर के झोंके से भी ज्यादा गंदी नहीं है। क्या ज़ियोस अकादमी के युद्ध से पीड़ित प्रशिक्षकों को ऐसी जगहों के प्रति थोड़ा ज्यादा सहनशील नहीं होना चाहिए? एक तरह से आप ही कारण है कि ऐसी जगहें बनाई गई हैं। प्रशिक्षकों ने इवा की ओर भौहें सिकोड़कर देखा। जाहिर है उन्हें उसकी बात पसंद नहीं आई, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उनका मानना था कि इवा बस उन्हें भड़काने और इसे लड़ाई में बदलने की कोशिश कर रहा था। कम से कम उनकी राय तो उसके बारे में यही थी। मिस्टर इवा, आप अकादमिक क्षेत्र की सबसे बड़ी अकादमियों में से एक के सम्मानित पूर्व छात्र हैं, लेकिन फ्रेशमैन टूर्नामेंट के दौरान आपके व्यवहार से यह बात प्रतिबिंबित नहीं हुई। आपने अपनी मर्जी से काम किया और पूरी दुनिया के सामने ज़ियोस अकादमी की प्रतिष्ठा को धूमिल कर दिया। इसके लिए हम एक उचित स्पष्टीकरण की मांग करना चाहेंगे। आप किस प्रकार का स्पष्टीकरण चाहेंगे? इवा ने मुस्कुराते हुए पूछा, इन आरोपों से इनकार नहीं करते हुए। सबसे पहले हम चाहते हैं कि आप सार्वजनिक रूप से माफी मांगें। आपको यह स्वीकार करना चाहिए कि आपने प्रशिक्षक के साथ क्या किया है और आपको अपने बुरे व्यवहार को भी स्वीकार करना चाहिए। इसके अलावा प्रशिक्षक का हाथ काटने के लिए आपने जो हमला किया वह बहुत खास था। हमें एक विशेष उपचार पद्धति की आवश्यकता थी जिसके लिए हमें अपनी सूची में मौजूद कुछ सबसे कीमती जड़ी बूटियों का उपयोग करना था। हम चाहते हैं कि आप इसकी भरपाई करें। अगर मैं ऐसा न करूं तो तुम क्या करोगे? इवा ने एक बार फिर चेहरे पर वही शांत मुस्कान लाते हुए पूछा। हम आधिकारिक कार्रवाई करेंगे। भले ही एल्डर ने प्रतियोगिता में हस्तक्षेप करके कोई गलती की हो, लेकिन इसके लिए आपको जो सजा दी गई है वह बहुत ज्यादा है। हमें यकीन है कि हम उचित सुनवाई के बाद आपको अकादमी से बाहर निकाल सकते हैं। ओह, बस इतना ही? आप इतना ही कर सकते हैं? इवा ने बेपरवाही से पूछा। प्रशिक्षकों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहें। इवा इस पर हंसा और बोला, ठीक है, मैं आप लोगों के साथ खेलूंगा। आप जो भी मुझसे करवाना चाहेंगे मैं वह सब करूंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। कृपया बताएं। प्रशिक्षकों को आशा की किरण दिखी। वे इवा से सामान्य तरीकों से निपटने से डरते हैं। सामान्य स्थिति में जब कोई इस तरह अकादमी का अपमान करता है तो प्रशिक्षक जाकर उसे द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देते हैं। यह एक भव्य आयोजन स्थल पर होगा जहां बहुत सारे लोग इसे देखेंगे। हालांकि अब वे ऐसा नहीं करना चाहते। यह इवा के लिए उन्हें और अधिक शर्मिंदा करने का एक बेहतरीन मंच होगा। इसलिए उन्होंने वह तरीका अपनाने का फैसला किया जिसे वे आमतौर पर कायराना तरीका कहते हैं। अकादमी के नियमों के पीछे छिपना और दूसरे पक्ष को झुंझलाहट में डालने की कोशिश करना। अब जब इवा कुछ शर्तें बता रहा है तो इसका मतलब है कि वह इसे छोड़ने के लिए तैयार है। इससे पहले कि मैं आपको वे शर्तें बताऊं, मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। प्रशिक्षक बेली, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि रेस्तरां के दाहिने कोने में कौन बैठा है? उन्होंने ज़ियोस अकादमी के एक प्रशिक्षक से पूछा। सभी प्रशिक्षक उलझन में कोने की मेज पर देखने के लिए मुड़े। यहां तक कि जब उन्होंने वहां बैठे लोगों को देखा तो उन्हें कुछ खास महसूस नहीं हुआ। हालांकि प्रशिक्षक बेली के चेहरे पर भाव बदल गए, क्योंकि मेज के बीच में बैठा व्यक्ति वह व्यक्ति था जिसे वह बहुत अच्छी तरह से पहचानता था। ये लगभग ऐसा व्यक्ति है जिसे वह इस जीवन में नहीं देखना चाहता था। यह एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास केवल एक हाथ और एक आंख है। उसने इवा की ओर भय के भाव से देखा। वह मोनोर है। मुझे यकीन है कि आप उससे बहुत परिचित हैं, इसलिए इनकार करने की जहमत न उठाएं। वह उन लोगों में से एक था जिन्हें आपने ज़ियोस अकादमी में छात्र रहते हुए अपने अधीनस्थ के रूप में भर्ती किया था। वह मिशनों में आपकी मदद करता था, विशेष रूप से अन्वेषण और संसाधन जुटाने से संबंधित मिशनों में। क्या आपको याद है कि उसके साथ क्या हुआ था? कृपया इसे अपने सहकर्मियों के साथ साझा करें। इवा ने मुस्कुराते हुए अपनी बात जारी रखी। बेली ने कुछ नहीं कहा। वह घबरा गया था और उसके बाकी साथी भी उलझन में थे। जब बेली ने कुछ नहीं कहा तो इवा ने बोलना जारी रखा। वह वही है जिसे आपने अपने सहपाठी की हत्या के लिए फंसाया था और इस प्रक्रिया में उसने अपना हाथ और आंख खो दी थी।
उसे अकादमिक क्षेत्र की न्यायिक कार्यवाही के माध्यम से संसाधित किया गया था और चूंकि उसके पास समर्थन या संसाधन नहीं थे, इसलिए उसे अकादमिक क्षेत्र के नियमों के अधीन किया गया था। वह 2 दशक से भी ज्यादा समय तक पश्चाताप की जेल में बंद रहा और अपनी आत्मा को घायल करके बाहर आया। वह अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाया है। ये सब तुम्हारे अपराधों के कारण है। अब तुम्हें बस वही करना है जो मैंने तुमसे करने को कहा था। कबूल करो, माफी मांगो और मुआवजा दो। प्रशिक्षक बेली के चेहरे को देखकर ही उन्हें समझ आ गया कि उसने वास्तव में ऐसा किया है। बाकी प्रशिक्षक अपने विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि वह इससे क्या हासिल करना चाहता है। वे बस अपना काम पूरा करना चाहते हैं और अगर इसकी कीमत सिर्फ एक प्रशिक्षक है तो शायद। उनके विचार समाप्त होने से पहले ही इवन ने अपनी बात जारी रखी। इसे नीचे धकेलने में जल्दबाजी मत करो प्रशिक्षकों, मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ है। इवर की बातें सुनकर अचानक उनकी रीढ़ में हल्की ठंडक महसूस हुई। आपको बार में सभी टेबलों पर बारीकी से नजर डालनी चाहिए। हो सकता है आपको कोई परिचित व्यक्ति मिल जाए।